सुश्रुत संहिता निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर वात व्याधि निदान। चैप्टर्स के नाम याद रखना जरूरी है, रेफरेंसेस बनते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? वात व्याधि। सूत्र स्थान में कितने चैप्टर थे? सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान में हमने 46 चैप्टर पढ़े थे। तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पढ़ते हैं तो याद ही हो जाता है। ऐसे ही निदान स्थान में टोटल हम 16 चैप्टर पढ़ेंगे। चरक संहिता में कितने पढ़े थे हमने? 8 पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे डबल है, 16 चैप्टर है, याद हो जाएगा। हाँ, सुश्रुत संहिता के चरक संहिता के सूत्र स्थान में 30 चैप्टर थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विमर्श में देखिए श्लोक लिखा है, रेफरेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, शारंधर का है। शारंधर जी ने क्या बोला है? उन्होंने वात की प्रधानता को बताने हेतु एक श्लोक बोला है, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मलधातवा वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षंती मेघवत। मतलब पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है ना, और जो वायु होता है वही उनको चलाने का काम करता है। वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षंती मेघवत। जिस प्रकार आकाश में जो बादल रहते हैं ना, उनको वायु जहां ले जाती वहीं पे वर्षा करते, उसी प्रकार वायु पित्त और कफ को जहां ले जाएगी वहां पर वो पित्त कफजन्य रोग उत्पन्न करेगा। रेफरेंस पूछा जाता है किस आचार्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा प्रावद्य विसृजा वरा स्वयंभू। हाँ, वायु के लिए क्या क्या टर्म आया हुआ है, क्या बोलते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसे याद है ना, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगु मलधातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ऐसा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, फिर मुझे लगा शायद मैं गलत याद करके रखी हूँ, है ना। गच्छन्ति है वहां पे, वर्षन्ति नहीं है। ठीक है, तो स्वयंभू वायु का पर्याय क्या बोला है? स्वयंभू बोला है। भगवान, वायु को भगवान भी बोला गया है, और किस किस को भगवान बोला है यहाँ पे आप लिख लेंगे। स्वयंभू, भगवान, वैत्य शब्द, वायु, इन शब्दों से जाना जाता है। और क्या बोला है? स्वतंत्र। वायु जो होती है स्वतंत्र होती है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। एक मिनट, हाँ, वायु जो है, हाँ, आत्रे कोई भगवान बोला गया है। वायु स्वतंत्र होती है, वायु नित्य होती है, नित्य अपना काम करती रहती है, सर्वज्ञ भी होती है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? वायु के पर्याय में वायु को स्वयंभू बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ये नित्य होती है। ठीक है, स्वतंत्र होती है। कफ और पित्त जो है परतंत्र होते हैं, वायु स्वतंत्र होती है, सर्वज्ञ होती है, सभी जगह वायु पहुंच सकती है। सर्वेषां सर्वात्मना सर्वलोक नमस्कृता, है ना। सभी लोग, सभी मनुष्य, सभी जगह, सभी की आत्मा के रूप में वायु रहती है। काल कोई भगवान, स्वयंभू काल कोई बोला है। हाँ, स्वयंभू जो होता है काल के लिए भी आया है और वायु के लिए भी आया है। ठीक है, सर्वलोक नमस्कृता, स्थिति उत्पत्ति विनाशो भूता नाम एष कारण। इस संसार में जो भी भूत है, हिंदी से पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। भूत मतलब, है ना, ऐसा नहीं, आत्माएं। इस संसार में जो भी मनुष्य है ना, जो भी जानवर हैं, चींटियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सभी के लिए, है ना, सभी की उत्पत्ति होने में, सभी को नष्ट करने में मुख्य कौन है? वायु है। सूत्र स्थान सुश्रुत का फर्स्ट चैप्टर, निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर पूरा क्रियाशाली में आपने पढ़ा है, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए? सभी की स्थिति में, उत्पत्ति में, विनाश में, सभी भूतों की उत्पत्ति विनाश में ये कारण होती है। वायु अव्यक्त रहती है। अब यहाँ पर हवा है, आप जहां बैठे वहां पे हवा है, उस रूम में आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, वायु को ग्रहण कर पा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन कर्म के दिखाई देते हैं। अगर हवा होगी तो आपके बाल उड़ रहे होंगे, हवा होगी तो पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, तो काम उसका दिखाई देता, लेकिन वायु नहीं दिखाई देता। पूछा जाता है अव्यक्तो व्यक्त कर्म किसको बोला है? तो अव्यक्त रहता है, कर्म उसके व्यक्त होते हैं। और वायु रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु खर। ये वायु के गुण आपने पहले पढ़े, रुक्ष शीत लघु खर होता है, त्रियक होता है, ऊपर नीचे तीनों दिशाओं में सब जगह ये वायु विद्यमान रहता है। द्विगुण रहते हैं उसमें। द्विगुण कौन से रहते हैं? पहले तो खुद का गुण कौन सा होता है? देखो, पहले आकाश, फिर वायु। तो आकाश का गुण जो होता है शब्द रहता है, वायु में क्या रहता है? स्पर्श रहता है। आकाश का जो शब्द है अनुप्रवेश कर जाता है किसमें? वायु में। तो वायु का अनुप्रवेश गुण क्या हो जाता है? शब्द, है ना। तो वायु में दो चीजें हैं, स्पर्श और शब्द। तो शब्द स्पर्श इसमें रहता है, इसमें द्विगुण रहते हैं। द्विगुण का मतलब पूछा जा सकता है शब्द और स्पर्श। ठीक है, रजो बहुला, इसमें रज की प्रधानता रहती। सर ने याद कराया होगा आपको, रस ताजा, रस ताजा। वात पित्त कफ में रस ताजा याद कराया था। राफ और रज, साफ और पित्त में सत्व, ताप और तम होता है कफ में। तो वात में क्या रहता है? रजो बहुला। थोड़ा सा सोच लेंगे, निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर है, बाकी चीज समझ में आनी चाहिए, फिर थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे मतलब थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको समझ ना आए। अचिंत्य वीर्य, वायु को अचिंत्य वीर्य बोला है। अचिंत्य किसको बोला? अचिंत्य जो होता है, गलत ही, अचिंत्य सही स्पेलिंग लिख लेना। अचिंत्य पारद को भी बोला है और प्रभाव को भी बोला है ना। अचिंत्य स्पेलिंग सही लिखना, पारद और प्रभाव को बोला है। यहाँ पे अचिंत्य वीर्य जो है वायु को बोला, और एक होता है अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य, ये सही लिखा। अचिंत्य शक्ति जो है क्या होता है? वो वीर्य, पोटेंसी, है ना, बिल्कुल सही। अचिंत्य वीर्य इसको बोला है। हाँ, अचिंत्य मीमांसवी प्रभाव को बोला है। सॉरी, चिंत शक्ति है, अचिंत्य नहीं, चिंत शक्ति। ठीक है, चिंत शक्ति जो है वीर्य है। अचिंत्य पारद भी होता है, प्रभाव भी होता है। प्रभाव को एक और नाम से जाना जाता है, अमीमांस नाम से भी जानते हैं। सब कुछ गलत लिख रही हूं आज। अमीमांस, अमीमांस प्रभाव भी है। ठीक है, समझ में आ गया? अचिंत्य वीर्य, अचिंत्य पारद प्रभाव, प्रभाव को अमीमांस भी कहा जाता है। चिंत शक्ति जो होता है वीर्य होता है। ठीक है, दोषानाम नेता, सभी दोषाओं का मुखिया होता है, नेता होता है। रोग समूह राट, सबसे ज्यादा जो व्याधियां होती है वात के कारण होती है। गणात्मक में पढ़े हैं, वात की 80 व्याधियां हैं, पित्त की 40 है, कफ की 20 होती है। शारंधर ने 10 बोले हैं। तो सबसे ज्यादा व्याधियां रोग समूह राट किसमें आता है? वात में आता है। आशुकारी, बहुत जल्दी काम करता है। मुमुक्षारी, है ना, बहुत जल्दी हवा इतनी जल्दी चलती है। और पक्वाधान गुदान कहाँ रहता है? हमारी बॉडी के अधोपार्ट में पक्वाधान गुदा प्रदेश में रहने वाला होता है। इन्हीं से पढ़ ले। यह वायु अपने कार्य में स्वतंत्र होने से, नित्य होने से, सर्वत्र व्याप्त होकर रहने से आकाश की तरह स्वयंभू। आकाश की तरह कैसा होता है? स्वयंभू। भगवान, अरिमा आदि ऐश्वर्य युक्त रहता है। यह सब प्राणियों को चैतन्य, प्राण वायु देने की दृष्टि से उन सबकी आत्मा, हमने पढ़ा था, सभी की आत्मा है, उन सबों में नमस्कृत है। स्थावर जांगम, भूतों की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश में भी यही कारण होता है। ठीक है, यह अव्यक्त होते हुए व्यक्त कर्म होते हैं तथा यह रुक्ष शीत लघु खरगुण वाला रहता है, त्रियक चलने वाला। शब्द स्पर्श रूप इसमें दो गुण होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हुए इसमें भले ही तीनों गुण होते हैं, लेकिन प्रधानता की बात करें तो रज गुण होता है। अचिंत्य शक्ति संपन्न है। अचिंत्य वीर्य याद करना, शक्ति में अचिंत्य वीर्य श्लोक से याद करना, वो गलत हो जाएगा ना। दोष धातु मलों का स्तः संचय कराने वाला, रक्त पित्त कफ जन अन्य रोगों में राजा है। आशु ही अच्छा बुरा कर्म करने वाला है, प्रति विशेष रूप से कपाश गुदा में रहने वाला है। धनवंती कहते हैं कि आप शरीर विचरण करते वायु के लक्षण यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अकुपित वात के कर्म क्या होते हैं? पढ़ लिया, वायु की उपमाएं महिमाएं सब कुछ पढ़ ली। अब वायु करता क्या है?
दोष धातु अग्नि समता। अगर किसी की दोष धातु अग्नि में विषमता है, इसका मतलब समझ लीजिएगा उसके अंदर वायु में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले कोई भी रोग हो, हमको अनुलोमन चिकित्सा करनी चाहिए। ये सिद्धांत होता है आयुर्वेदा। मतलब क्या होता है, आपको मूल को ठीक करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर कोई भी बीमारी है तो आपको, इसलिए बोलते हैं ना त्रिफला चूर्ण सबको यदि कर दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करा देगा, केवल वो वायु का अनुलोमन करता है। आपका जैसा मोशन हो रहा था वैसे बस उसको थोड़ा सा लूज करेगा। ऐसा नहीं कि आपको मोशन ही कराते रहेगा। तो अनुलोमन चिकित्सा करना इसलिए जरूरी है। अगर पित्त का विकार है, कफ का विकार है, तो आप अगर अनुलोमन चिकित्सा कर रहे हैं, बात को शांत कर रहे हैं, तो पित्त कफ वाले विकार ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे पंगु है, वायु कराता है। ठीक है। दूसरा, हम अग्नि दीपक चिकित्सा, उसको एक दीपन चूर्ण देते हैं, एक शोधन चूर्ण देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको पता है आचार्य बागवत ने बोला है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो जायन्ते। जितने भी रोग होते हैं सभी का कारण मंदाग्नि होता है। अत्यग्नि को छोड़ के सभी का कारण मंदाग्नि। इस कारण से हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है सभी का आयुर्वेदा में, एक दीपक औषधि रहता है, एक रेचक मतलब अनुलोमन औषधि रहता है। बाद उसको जो डिसीज उसके अकॉर्डिंग आप फिर मेडिसिन लिखते हैं। ठीक है। तो दोष धातु की अग्नि को समता करने के कारण क्रियाणाम अनुलोम्यम। तो अगर दो धातु की समान है, मतलब समझ लेना कि ये कैसा है, वायु का सही कर्म है। तो फिर बाद दो धातु अग्नि की समता रखने वाला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों को मन को चक्षु आदि इंद्रियों के साथ संयुक्त करने वाला, शरीर की श्वास प्रश्वास पाचन रक्त संचरण आदि क्रियाओं, पंचतंत्र की वाचन क्रियाओं को ठीक तरह से करने वाला होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य चरक ने विमर्श में जो लिखा है, अष्टांग हृदय रेफरेंस नहीं है क्या? रोग सर्वे अपि मंदाग्नो जायन्ते, अष्टांग हृदय का ही है। सेम टू सेम माधव ने बोला है, सभी रोग मंदाग्नि के कारण ही होता है। अष्टांग हृदय प्लस मंदाग्नि सभी दोष के कारण। हाँ, अष्टांग हृदय के लिए और माधव निदान का भी है। तो प्राणा प्राण भृतांग यत्राशिता सर्वेंद्रियाणि तद उत्तम अंगानाम। रेफरेंस कहां का है? सिर के लिए उत्तम अंगूल है। चरक सूत्र स्थान पर 17वां चैप्टर कियंता सृष्टि अध्याय का है। ठीक है। अब जिस तरह गण प्रश्न सूत्र स्थान में हमने पित्त के सारे विकार पढ़ लिए थे, इसी तरह हम वायु के 5 चीज पढ़ने वाले हैं। यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राणवायु। ठीक है। हाँ बिल्कुल, उदर रोग के निदान में भी आता है। पित्तम पंगु कफा पंगु वाला बताया था हमने शारंगर का, जल्दी से बोल दिए हैं। अच्छा, माधव निदान अष्टांग हृदय का है, सर्वोपि मंदाग्नो शारंगर का है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन करते जाएं तो देखो, ये वाला जो हमारा स्थान है यहाँ तक का ये प्राणवायु का स्थान है। इसके बाद ओवरलैपिंग होगी प्राणवायु का उदान वायु, फिर पूरे शरीर में व्यान वायु, समान वायु पेट में और अपान वायु अधो शरीर में। ठीक है। तो यहाँ प्राणवायु, इसका ओवरलैपिंग किया इसने उदान वायु ने। उदान वायु समान वायु के स्थान पर भी चली जाती है कभी-कभी। ठीक है। कुछ स्थान वहां पे होंगे। तो प्राणवायु यहाँ से होने वाली सारी क्रियाविधि को कराने वाला, क्रिया सारी पर रिवीजन चल रहा है। क्या करता है? वक्र संचारी। यहाँ प्राणवायु है मतलब मुंह में इसका संचरण होता है। सा प्राणोनाम देह। ये प्राणवायु देह धारण का काम करती है। कभी हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सी वायु देह का धारण करती है? प्राणवायु। कैसे याद करोगे? जब तक प्राण है तब तक हमारी देह है, तो देह तक। सो अन्नम प्रवेश या यत्तंतः, ये अन्न का प्रवेश कराती है। केवल अन्न का निगरण बहुत इंपॉर्टेंट है। निगरण मतलब निगलना, अन्न का निगलना। निगलना हिंदी टर्म है लोकल लैंग्वेज में। अन्न का निगरण कौन कराता है? जो यहाँ पे रहेगा ना। समान वायु थोड़ी ना इधर आएगी, अन्न को अंदर ले जाएगी। केवल अन्न को निगलना, निगरण करना प्राणवायु का काम है। फिर प्राणाशक्त लंबित, प्राणों का अवलंबन करता है। प्राणशक्त अगर इसकी दृष्टि हो जाती है तो हिक्का श्वास आदि रोग उत्पन्न करता है। हिक्का कहां से होता है भाई? इधर से। श्वास कहां से होता है? मुंह से फूलता है। तो यहाँ के रोग यहाँ की वायु कराएगी ना। भले अंदर की प्रॉब्लम है लेकिन निकल तो यहाँ से रहा ना। तो हिक्का श्वास के रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राण। एक और चीज कोड बनाकर याद कर लो, हिक्का श्वास जीवन की अंतिम लीला में उपस्थित होती है जब प्राण जाने वाले रहते हैं। प्राण जाने वाले रहते हैं मतलब प्राणवायु, हिक्का श्वास वहां पर उपस्थित हो जाती है। पूरा याद हो गया? कुछ रटा हमने? नहीं रटा। क्या क्या पढ़ा? मुंह में रहती वक्र संचारी, देह का धारण करती है, अन्न का निगरण करती है, हिक्का श्वास को उत्पन्न करती है। बस इतना पढ़ा, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो रहा है। अब नाभिस्था प्राण पवना श्लोक किसका है? ये शारंधर का है। रेफरेंस पूछा जाता है नाभिस्था प्राण पवना। क्वेश्चन पूछा जाएगा आचार्य शारंधर के अनुसार प्राण वायु का स्थान क्या है? फर्स्ट आंसर आपका क्या रहेगा? हृदय रहेगा। सेकंड आंसर क्या रहेगा? नाभि रहेगा। बात समझ में आई? कई बार बता दिए। हाँ ना करके याद करते, हाँ ना, हाँ फॉर हृदय फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी होती है नाभि। ठीक है। अब आता है उदान वायु। ऊ फॉर उदान वायु, ऊ फॉर उत्तम, पवन उत्तम। वायु में उत्तम कौन सी होती है? उदान वायु। फॉर उदान, ऊ फॉर उत्तम। आचार्य चरक ने श्रेष्ठ वायु प्राण वायु को बोला है ना। रेफरेंस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन लिख लो। चरक ने बोला, किसने बोला है? रेफरेंस मत लिखिए, केवल इतना लिख लो, श्रेष्ठ वायु प्राण वायु और ऊ फॉर उदान, ऊ फॉर उत्तम। यहाँ पे आप देख लेना किसका रेफरेंस है। क्रिया शादी में सबने लिखा है होगा। उदानो नाम ऊर्ध्वम, जो सब बातों में श्रेष्ठ उदान वायु है, जो ऊपर की ओर गति करती है। तो यहाँ बताया था मैंने, अच्छा चरक ने ही बोला है। ठीक है। यहाँ मैंने बताया था उदान वायु। तो यहाँ से हम कौन कौन सा काम करते हैं भाई? भाषण देते हैं, वोकल कॉर्ड का मूवमेंट होता है, गीत गाते हैं ना। तो जो भी गाने वाला, भाषण, गायन आदि विशेष कार्य हम उदान वायु की हेल्प से करते हैं। और ऊ फॉर उदान, ऊ फॉर उत्तम, ऊ फॉर ऊर्ध्व जत्रुगत विकार भी इसी से होते हैं। ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उदान वायु। ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, प्राण वायु क्लियर, उदान वायु क्लियर। अब आ जाइए समान वायु। समान वायु कहाँ रहता है भाई? पेट के मध्य में। कहाँ मतलब? अमाशय पक्वाशय के बीच में विचरण करता है। अमाशय तथा पक्वाशय में गति करने वाला समान वायु। समान वायु का काम क्या होता है? खाने को पचाना। खाना कहाँ पचता है? अमाशय पक्वाशय के मध्य में, ग्रहणी में पकता है। इतना सबको पता है। समान वायु वही रहता है। कहाँ रहता है? जहाँ पर हमारी अग्नि का स्थान है। वही संहिता मतलब गति करने वाली नामक वायु अन्न पाक से उत्पन्न विशेष पदार्थ रस दोष मूत्र को पृथक करने वाली होती है। सो अन्नम पचती। समान वायु क्या करती है? समान वायु क्या करती है? सो अन्नम पचती, अन्न को पचाती है। उनका मूत्र पुरुष आदि में, रस दोष मूत्र पुरुष में विभाजित भी करती है। और गुल्म अग्निसाद अतिसार आदि रोगों के रिस्पॉन्सिबल है। प्राण वायु से हिक्का श्वास होगा विकृति से, उदान वायु से उर्ध्व विकार, समान वायु से। अगर समान वायु खराब हो जाएगी तो हमारा गेम बजा डालेगी। गेम बजा डालेगी मतलब जी फॉर गुल्म, ए फॉर अतिसार, एम फॉर मंदाग्नि। मंदाग्नि सब निसार है ना, समझ में आ गया? गेम बजा डालेगी। गुल्म अतिसार मंदाग्नि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? समान वायु। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके प्रैक्टिकल में पूछा जा रहा है कि अतिसार में कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल है। आप क्या सोचोगे? मोशन को कौन निकालता है? अपान वायु। अपान वायु की विकृति से होता होगा अतिसार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समान, बिल्कुल, वेरी गुड, बताने वाली है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था।
तो अपान वायु की विकृति से अतिसार नहीं होता, समान वायु की विकृति से अतिसार होता है, इसलिए हमको समान वायु की चिकित्सा करनी पड़ती है। इसी कारण हम वहां पर अग्निदीप्त चिकित्सा करते हैं अतिसार के पेशेंट में। ठीक है, अतिसार कैसे होता है? मंदाग्नि वाला पेशेंट अगर गुरु आहार लेता है तो जो आहार लिया है वो अग्नि सही से नहीं बचा पाएगी, तो वही जो आहार है अपक्व रूप में गुदा से बाहर आने लगता है, तो अतिसार हो जाता है। ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे गेम याद करना। और प्रवाहिका में जो है दोनों वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रवाहिका में समान वायु प्लस अपान वायु दोनों वायु का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, गैप योनि व्यापक में मिलता है। योनि व्यापक से पीड़ित महिलाएं, उनको इन 3 रोगों के होने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, समान प्लस अपान दोनों प्रवाहिका में है ना। तो जी फॉर गुल्म, ए फॉर अर्श, टी फॉर प्रदर। सही लिखा मैंने, कोई गलत तो नहीं लिखा? गुल्म अर्श और प्रदर से पीड़ित रहती है, यहाँ पर एक और अतिसार नहीं है, गुल्म अर्श और प्रदर से पीड़ित रहती है। सही लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिखा? एक बार बता दो, आपने गानी शायद पढ़ लिया होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद 2023 के एग्जाम में आया था। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुर्ते रोगन प्रोसेस, और यहाँ अगर विकृति होती है तो सभी देह के रोग होते हैं। क्यों सभी देह के रोग होते हैं? क्योंकि ये धातु को बनाने का काम कर रही है। समान वायु की विकृति होगी तो सारे शरीर के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है व्यान वायु। व्यान वायु क्या करता है? सॉरी ना, ये हो गया था, ये व्यान वायु का मैं कुछ गलत बोल दी है ना। तो व्यान वायु का पढ़ रहे हैं हम। कृष्ण देह चलो, जो व्यान वायु के साथ शरीर में रहती है, प्राण वायु यहाँ, उदान वायु यहाँ, समान वायु अब्दमन में। फिर क्या करेंगे? व्यान वायु जो रहती है सारे शरीर में रहती है, सारे शरीर में रहेगी। तो व्यान वायु रक्त का संवहन कराने के लिए, स्वेद का विस्रावण कराने के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? व्यान वायु होता है। तो स्वेद का रक्त का श्रवण कराना, रक्त का संवहन कराना, यही कराता है। क्यों? रक्त सारे शरीर में होता है, पसीना सारे शरीर में आता है, रक्त सारे शरीर में होता है, तो सभी को कराने का काम कौन करेगी? व्यान वायु। 5 प्रकार की चेष्टा के लिए व्यान वायु रिस्पॉन्सिबल। 5 प्रकार की चेष्टाएं कौन उन्होंने बताया है? वशिष्ठ दर्शन ने उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये व्यान वायु कराता है। ठीक है, व्यान को हाँ महाजवा बोला है बात ने, बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। सारे शरीर में भ्रमण करने वाली व्यान वायु रस के संवहन में तत्पर है। स्वेद और रक्त का विस्रावण कराती है, गति, आक्षेप, उन्मेष, निमेष, 5 कर्मों का संपादन करती है तथा खुद होने पर सारे देह में होने वाले, सारे शरीर में रहती है, तो सारे शरीर को रोग उत्पन्न करती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वेद का श्रवण जो है निकालने का काम व्यान वायु कराती है, लेकिन स्वेद वह स्रोतस के पास कौन सी वायु रहती है? स्वेद वह स्रोतस के पास, लिख लो, स्वेद वह स्रोतस के पास समान वायु रहती। चरक ने बोला है, पढ़ा ना? स्वेद दोष अंबु वाहनी श्रोतांसी समदृष्टिता, समान वायु में चरक का श्लोक है। स्वेद दोष अंबु वाहनी, स्वेद का वहन करने वाला, दोष का वहन करने वाला, अंबु का वहन करने वाले स्रोतस के पास समान वायु का स्थान है। लिख लो थोड़ा सा, स्वेद दोष अंबु वाहनी श्रोतांसी समअधिष्ठिता, चरक ने बोला है समान वायु के लिए। क्लियर हो गया? अगली अपान वायु, तो हमारा जो अधो पाठ है वहां पे सारा अपान वायु का स्थान रहता है। पक्वाधान है ना, अपान वायु काले का समय समय पर मलमूत्र का निष्कर्षण करता रहता है। सकृत, मूल, शुक्र, गर्भ, आर्तव आदि का अधामार्ग से परिवर्तन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब इसमें प्रॉब्लम होती है तो वस्ती, गुदा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं पर उसका आश्रय है तो वहीं के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब मिश्र वायु के बारे में देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि शुक्र दोष में प्लस प्रमेह के पेशेंट में कौन सी वायु की डिफॉर्मिटी होती है? तो आप जानते हैं शुक्र कहाँ रहता है? सर्व देह में रहता है। ठीक है, प्रमेह मतलब डायबिटीज हो गया, डायबिटीज में जो शुगर है सारे शरीर में कैसी होती है? फैल जाती है ब्लड के थ्रू। तो क्या है? ये भी प्रमेह की जो है सर्व शरीर वाला रहता है। तो सर्व शरीर में कौन सी वायु रहती है? व्यान वायु। अब शुक्र का प्रवर्तन कहाँ से होता है? अधोमार्ग से। कौन कराता है? अपान वायु। प्रमेह में जो पॉलीयूरिया होता है, मूत्र का त्याग करता है, वो कौन वायु कराता है? अपान वायु। इस तरीके से याद हो गया, शुक्र दोष में व्यान प्लस अपान, प्रमेह में व्यान प्लस अपान वायु रहती है। तो व्यान अपान वायु का प्रकोप होता है इन दोनों डिसीज में। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बहुत फर्स्ट चैप्टर का पूरा सुश्रुति बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया। चरक में कुछ ऐसे श्लोक होते हैं जिनको छोड़ना पड़ता है, वहां से क्वेश्चन निकलता है। लेकिन सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में अकेला ऐसा मिलेगा हमको कुछ श्लोक छोड़ दे, बाकी पूरा निदान सब कुछ में सारा चीज पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अमाशय में क्रोध वायु, अगर वायु का प्रकोप, अब हम यहाँ पे स्थान वाइज पढ़ रहे हैं कहाँ पर वायु का प्रकोप होगा तो हमको क्या लक्षण मिलेगा। अगर अमाशय में वायु का प्रकोप हुआ तो हमको सर्दी मिलेगी। अमाशय में क्रोध वायु वमनादि अनेक रूप करती है। तो आप याद कर लो इंटरव्यू वाली क्लास में, नहीं इंटरव्यू वाली जो लोग सेलेक्ट हुए पीएससी वाले बस उन्हीं को क्लास करनी थी इंटरव्यू, बाकी लोगों को थोड़ी करनी है। जब आपका टर्न आएगा तब आप करिएगा, है ना। तो क्या है, जब अमाशय में वायु का प्रकोप होगा तो आप जानते हैं अमाशय आश्रित दोषों के लिए आप गमन कराते, तो याद तो हो गया अमाशय वायु है तो आपको उल्टियां होगी। अगर पक्वाशय में है उल्टियां तो हो रही, साथ में मोह मूर्छा पिपासा हृदय की चक्राहट और पार्श्व वेदना पैदा करती है। और क्या लक्षण कर रहा है यहाँ तक है अमाशयगत वात का, मोह मूर्छा आदि जब उल्टियां होंगी, ज्यादा उल्टी हो जाएंगी तो व्यक्ति को चक्कर आने लगेगा, है ना, मूर्छा खा के गिर जाएगा। और पिपासा चार विगम पार्श्व वेदना, यूट्यूब से उतना आपको डिटेल वैसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीटीसी के लिए आप जो कर रहे हैं वही पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं बहुत ज्यादा मोर देन सफिशिएंट है। तो मोह मूर्छा पिपासा, ज्यादा उल्टी होगी, प्यास लगने और हमको गमन यहाँ से हो रहा है, हृदय भी तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। हृदय में जगह जो है अमाशयगत वात का लक्षण है। कैसे याद किया, अमाशय में दोष है, उल्टियां होंगी, उल्टियां ऐसे निकलती हैं तो हार्ट पर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, ज्यादा उल्टी होगी तो मुंह हो जाएगा, मूर्छा हो जाएगा, पिपासा लगेगी। पक्वाशय में अगर है, पक्वाशयगत है, पक्वाशय में हमारी आंत्र रहती है, इंटेस्टाइन रहती है, तो पक्वाशयगत वात में आंत्रों में प्रॉब्लम होगी। आंत्र पूजन, शूल, नाभि प्रतीचा, नाभि प्रदेश में गर्भ शूल है और कच्छ मुक्त पुरीशत्व आना हत्या गिरना, सारा अधो वाले रीजन में प्रॉब्लम होनी है। आंत्र पूजन, नाभि के आसपास शूल होगा, मूत्र मल पुरीश जो है बड़ी मुश्किल से निकलेगा। उत्तर प्रदेश भी तो वही है, कॉक्सिस रीजन जो हमारा है वो उत्तर प्रदेश कहलाता है। तो वहां पर अगर इंद्रियों में वात का प्रकोप है तो हमारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ नहीं होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, अगला कठिन टॉपिक शुरू कर दें। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं गतत्व, आगे जाके पढ़ेंगे आवरण। आवरण के लक्षण जैसे हम चरक में याद करेंगे वैसे यहाँ पर भी याद करने वाले। यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था मैंने आवरण का, उसकी चिकित्सा का, चरक के अकॉर्डिंग, है ना, वहीं से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा बनाया है ना। अब यहाँ पे हम गतत्व पढ़ने वाले, गतत्व का मीनिंग समझते हैं, आवरण का मीनिंग समझते हैं।
गतत्व मतलब होता है ये दोष प्रकोपित हुआ और हमारी इस धातु में चला गया और वहां पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये गतत्व कहलाता है। आवरण कहलाता है ये हमारा एक दोष है, उसके ऊपर दूसरे दोष का आवरण हो गया, या हमारी धातु है उसके ऊपर किसी दोष का आवरण हो गया, फिर क्या लक्षण मिलेगा? आवरण मतलब उसमें घुसा नहीं है, केवल उसको आवृत किया हुआ है। गतत्व मतलब उसके अंदर जाके प्रकोपित हो गया, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं त्वक वात के लक्षण। सभी में वात दोषों का गतत्व पढ़ रहे हैं। अगर वायु त्वचा के अंदर चली जाती है तो क्या लक्षण मिलेगा? शांति से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लिया आपने आवरण गतत्व, जिंदगी भर नहीं भूलोगे बहुत अच्छे से। मेरा एमडी फाइनल सेकंड ईयर में थी जब मैं, तो मेरा ये प्रेजेंटेशन का टॉपिक था पूरा आवरण, चरक से शुद्ध भाग पर सभी के अकॉर्डिंग आवरण, उसका पूरा मॉडर्न कोरिलेशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये टॉपिक तो मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये गतत्व है, मेरा टॉपिक आवरण था, ये नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो त्वचा में अगर वायु प्रकोपित होगी, त्वचा में क्या क्या चीजें मिलेगी? बगल देखिए, त्वचा पर हम हाथ लगाएंगे, नमनेस हो जाएगी, हमको वहां पे महसूस नहीं होगा, या त्वचा में टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी, या त्वचा हमारी फटी फटी दिखाई देगी। ये सारी चीजें दिखाई देगी ना, त्वचा में विवरणता दिखाई देगी। तो ये त्वचागत वायु का हो गया। तो देखो वर्ण्य होना, इस पूरा मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होना, रफ हो जाएगी, रुक्ष हो जाएगी, नमनेस हो जाएगी, चमकेगी, मेरा पैर चमक रहा है, मेरा हाथ चमक रहा है, तो चुमचुमाए टाइप का पेन होगा, ये त्वक वात का लक्षण है। और इस उदर है त्वक भेद मतलब त्वचा फट जाएगी। और परिपोटन, परिपोटन हमेशा बात में आता है और हम याद कैसे करते हैं? परियों की बातें, बातें मतलब बात वाला है, समझ आ गया? कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, सब तो याद है। ठीक है, अब अगला आता है रक्तगत। अगर वायु रक्त में पहुंच जाए तो वहां पर व्रण बना देती है। व्रण कहां बना देगी? रक्त धातु में बना देगी, है ना, मतलब रक्त धातु में। ये आप बोलोगे मैडम हम कैसे देखेंगे कि रक्त के अंदर वायु पहुंच रही है तो उसने कहां व्रण बनाए होंगे? व्रण रक्त में थोड़ी ना देखेंगे, आपको अपनी स्किन पे देखेंगे। आपकी स्किन है, आपका ये हाथ है, यहाँ पर एक घाव बना है, तो आप सोच लेना ये घाव क्यों बना है? त्वचागत में नहीं बनता, ये वायु रक्त में पहुंच रही होगी तो इसने घाव बना दिया। तो कोड बनाकर याद कर लो, इस व्रण से रक्त स्राव होगा, तो रक्तगत वायु में व्रण बनता है। क्लियर हो गया? व्रण से रक्त निकलता है, ये कोड बनकर याद हो गया। अगर ये वायु मांस में पहुंच जाए तो ग्रंथि बना देती है। अब आपकी त्वचा पर यहाँ बड़ी गांठ होगी, त्वचा पर क्या होगी? गांठ होगी। तो आप समझ लेना कि वायु मांस में पहुंच रही है, मांस ही तो ग्रंथि बनाता है, गांठ बनाता है, नोड्यूल्स बनाता है। और रक्त में गई तो व्रण बना दिया, मांस में गई तो गांठ बना दिया, और मेद में चली जाए तो क्या करेगा? ग्रंथि बनाएगा, लेकिन मंद रुचो अव्रणान। यहाँ पे मांस में भी ग्रंथि बना, मेद में भी ग्रंथि बना, लेकिन मेद में ऐसी ग्रंथि बना जिसमें पेन नहीं था, पेनलेस ग्रंथि बनाया। मेद में पेनलेस मतलब लेस पेन वाली, पेनलेस नहीं, पेनलेस का मतलब होता है पेन ना हो, लेस पेन मतलब होता है थोड़ा कम पेन हो, उल्टा बोल दिया मैंने। मंद रुजा वाली ग्रंथि, उसमें व्रण नहीं होगा, घाव नहीं होगा, व्रण होगा रक्त वाला। ग्रंथि होगी मांस वाला, मेद वाले में ग्रंथि होगी, वेदना कम होगी, व्रण नहीं बनेगा। यहाँ तक कोई परेशानी? तो कोई भी चीज बिना पढ़े बिना आपको लगता है कि ये कठिन है, जब आप उसको पढ़ते हो तो कोई भी चीज आपको इतनी कठिन नहीं लगेगी। हाँ बिल्कुल, मेजस्वी मंद चेष्टा करता है, कोई भी चीज पढ़ोगे इतनी कठिन होती ही नहीं है। ठीक है, चलो। कुर्यात सिरागता शूलम सिरा आकुंचन पूर्णम, कुर्यात सिरागता शूलम सिरा आकुंचन। जब ये वायु सिरा में पहुंच जाए तो सिरा में क्या करेगी? सिरा में आकुंचन प्रसारण, आकुंचन प्रसारण कौन करेगा? वायु। अगर सिराओं में आकुंचन प्रसारण होगा, समझ लेना वायु सिराओं में पहुंच गई है। अब वायु स्नायु में पहुंच जाए, स्नायु में पहुंचने के बाद स्नायु क्या करते हैं? आपकी बॉडी को सही पोस्चर में रखते हैं। जो टेंडन्स लिगामेंट्स होते हैं, 15 स्नायु होते हैं, वो आपकी बॉडी को खींचे रखते हैं। अगर यहाँ का स्नायु लूज पड़ जाए तो हम ऐसे हो जाएंगे, गुड़ निकल आएगी। अगर यहाँ पे लूज हो जाए तो हम ऐसे झुक जाएंगे। तो स्तंभता है ना, आक्षेपण, खींचे रखना, आक्षेप कराना स्नायु का काम होता है ना। स्तंभ, कंप, शूल, आक्षेपण के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? स्नायु। अब कोड बनाओ। स्नायु को हमने पढ़ा आयु। एक आयु ऐसी आती है आफ्टर 45, ऐसी आती है कि हमारे हाथ पैर जकड़ जाते हैं, कंपन होने लगता है, कोई भी चीज पकड़ेंगे, पकड़ में नहीं आती, कांपते हैं, स्तंभता होती है, कांपते हैं और आक्षेप आने लगते हैं, है ना। कोई टेनिक अटैक आला, कुछ हो गया, स्कॉलियोसिस हो गया, टाइफोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, तो कोई भी आक्षेप होने लगता है जब एक आयु 45 के पास कुछ पार हो जाती तब। ठीक है, अब आते हैं संधि में। अगर वायु संधि में पहुंच गई तो संधि की प्रॉब्लम हो जाएगी, संधि में शूल हो जाएगा, तो संधि में क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और संधि में शूल हो जाएगा। समझ लेना, संधि में पहुंच गई है, कुछ याद करा नहीं करा। ठीक है, अस्थि में पहुंच जाए तो अस्थि में भेद कर देगा, भेद मतलब वो कुछ तोड़ फोड़ करने लगेगा। तो अस्थि में अस्थि शोष, अस्थियों पहुंच जाएगी, हड्डियों को सुखा देगा, कुछ नहीं आएगा। अस्थि में शोष होना, अस्थि में भेद होना, कहाँ की वायु का लक्षण है? तो अस्थि करते ही होगा ना, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आता है मज्जा में। अगर मज्जा में पहुंच जाए तो रुकचाना कदाचित प्रशाम्यति, ऐसी वेदना होती है मज्जागत वायु में जो कभी ठीक ही नहीं होती। रुकचाना कदाचित प्रशाम्यति, ऐसी वेदना जो कभी ठीक ही ना हो। ठीक है, सिरा संकोच वेरिकोज वेन कह सकते हैं, पूर्ण को बोल सकते हैं, सिरा आकुंचन पूर्ण को वेरिकोज वेन बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल सिरागत वात, हाँ बिल्कुल सही, वेरिकोज वेन को हम सिरागत वात से कोरिलेट कर सकते हैं, वहां पे वेस का सिराओं का पूर्ण होता है ना। अब यहाँ पे जब ऐसी वेदना होने लग जाए, कभी शांति ना हो, जैसे कैसी वेदना? जैसे छोटे बच्चे रहते होते पेट में दर्द हो रहा, हमको आज स्कूल नहीं जाना। अगर वो सोचे कि डेली डेली मुझे पेट में दर्द हो जाए और मैं स्कूल ना जाऊं, तो ऐसी रुझा जो कभी शांत ना हो, मुझे तो मजा ही आ जाएगा, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। तो मजा कब आ जाएगा? जब वेदना की शांत नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अप्रवृत्ति प्रवृत्ति विकृति अगर शुक्र में चली जाए तो कभी शुक्र की प्रवृत्ति होना, कभी प्रवृत्ति ना होना, ये मिलता है। ठीक है, अब हाँ सर्वगत में क्या मिलेगा? सर्वगत पूरे शरीर में वायु पहुंच जाए तो क्या मिलेगा? हस्त पाद शिरा धातु संचरे विक्रमा, सभी हाथ पैर सिरा सिर धातु आदि में चली जाए, है ना। व्यापनु अप्रदेहम देहम वायु सर्वगत हो तो क्या लक्षण मिलेगा? लक्षण इंपॉर्टेंट है। स्तंभ, आक्षेप, स्वाप, शोफ, शूलान। देखो अभी भी मैंने पढ़ा था, स्तंभ था, कंपन था, स्तंभ, कंपन, शूल, आक्षेप यहाँ था आयु स्नायु वाले में, और सर्वगत वाले में भी है, स्तंभ भी है, आक्षेप भी है, स्तंभ आक्षेप है, इधर शूल है, वहां शूल है। तो जो चीज नहीं थी उस चीज को हमने कोड बनाकर याद किया, शोफ को हमने कोड बना लिया। कैसे याद करेंगे हम? सर्वांग शोफ याद करेंगे, सर्वांग शोफ। सर्वांग शोफ को एक टर्म बोलते हैं मॉडर्न में एनासार का, होल बॉडी का जो रीमा होता है, सर्वांग शोफ जिसको बोलते हैं उसको हम एनासार का बोलते हैं ना। तो सर्वांग शोफ से याद हो जाएगा कि स्नायु जैसे की लक्षण है, केवल शोफ यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार दो चार क्वेश्चन पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। समझ में आ गया आपको? याद हुआ कि नहीं हुआ? परिपोटन कहाँ मिला था? स्फुरण, रौक्ष, सुप्ति, चुमचुमायन हमने पढ़ा। सिराओं में आकुंचन पूर्ण, ग्रंथि मंद रुजो आवरणान, केवल ग्रंथि सा शूलान, शूलयुक्त ग्रंथि। मैं आपको शूल अंडरलाइन कराना भूल गई थी। शूलयुक्त ग्रंथि कहाँ थी?
मंदरुजा वाली ग्रंथि कहाँ थी और व्रण कहाँ पर था, संधियों में शूल और शोफ कहाँ पर मिला हमको, स्तंभ कंप शूल आक्षेपण, इसी में अगर हम शोफ ऐड कर दें तो वो कहाँ मिलता है, रुक चराना कदाचित प्रशाम्यति कहाँ पर था। बस हो गया, इतना ही तो पढ़ा था। कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही टॉपिक तो हमको अच्छे से पढ़ना है, जहां पर थोड़ा टफ हो उसको इतने अच्छे से याद कर लो कि उन्हीं चीजों में स्कोर ज्यादा करेंगे, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने वायु का पढ़ लिया, सर्वांगत में हमने ये पढ़ा था। वहां पे सर्वांगत में ये था कि हस्त पास आदमी पहुंच गया, सर्वांग केवल लक्षण याद करना था। स्नायु सर्वांग में सेम लक्षण है, स्तंभनाभ से केवल शोफ का अंतर था, इसका हमने कोड बना दिया था सर्वांग शोफ। सर्वांग से सर्वांगत बाद शोफ से हो जाएगा शोफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा था, सारी धातुओं का घटत्व पढ़ दिया था। वायु इधर घुस जाए उधर घुस जाए तो क्या मिलेगा। अब वायु अगर कफ में घुस जाती है, पित्त में घुस जाती है, रक्त में घुस जाती है तो क्या मिलेगा। मतलब यहाँ पे वायु अगर पित्त के साथ मिलेगी तो वायु कैसी होती है, क्या बोलते हैं, तितली वायु मधु को क्या बोलते हैं, योग वायु। हाँ योग वायु होती है। तो पित्त के साथ मिलेगी पित्त के लक्षण व्यक्त करेगी, कुछ खुद के लक्षण रहेंगे। कफ के साथ मिलेगी तो कफ के लक्षण व्यक्त करेगी, खुद कुछ लक्षण उसके रहेंगे, है ना, ऐसा हमको मिलेगा। तो अगर वायु पित्त संबंधी था, ये आवरण नहीं है, आवरण तो अभी नीचे पढ़ने वाले हैं जिनको मैं कोड से आपको याद कराऊंगी, है ना। केवल 3 चीजें पढ़ दूंगा, घटत्व है, बाकी का नीचे आवरण है, वो हम लिखकर पढ़ेंगे। पित्त के साथ मिलेगी तो दाह संताप मूर्छा करेगी, जो कि पूरे के पूरे पित्त के गुण है। समझ में आ रहा है। अगर वायु जो है कफ के साथ मिलेगी, आवृत्ति भले लिखा लेकिन आवरण मत समझो, आवरण भी समझ सकते हो, आवरण भी समझ सकते हो, घटत्व भी समझ सकते हो, लेकिन आवरण तो नीचे पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि वायु किसी का आवरण नहीं करती, वायु खुद आवृत होती है अन्य दोषों से, धातु वगैरह से, है ना। वो खुद किसी को आवृत नहीं करती, तो ये समन्विता भी समझने में। तो अगर वायु कफ में जाके मिल गई तो कफ जैसे गुण शैत्य शोफ गुण उत्पन्न करेगी। अगर वायु रक्त में मिल गई, शोणी कान में थे, तो क्या मिलेगी, सूची वीर निस्पृहता, सुई चबोने की वेदना, स्पर्श द्वेषा, प्रसुप्तता, शेषा पित्त विकार, बाकी पित्त विकार मिलेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने त्वचागत बात में पढ़ा था, ऐसा क्या पढ़ा था त्वचागत बात में, वैवर निस्प सुक्ति इधर पढ़ा था, निस्तोदन पढ़ा था, जो कि हमको कंफ्यूज कर रहा है। तो हमने कोड बना लिया, क्या सूची वाला कोड बना लिया, क्योंकि सूची अधिकतर हम वात के त्वचागत में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने वात के रक्तगत में पढ़ा। कोड क्या बनेगा, सूची लगा के सुई लगा के यहाँ से हम ब्लड को निकालते हैं, तो ये रक्तगत वाला है सूची वाला। बाकी तो निस्तोद स्पर्श द्वेषा नमन सुक्ता तो वहां पर भी था, यहाँ पर केवल डिफरेंट क्या है, सूची वाला है। ठीक है, तब तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो है हम लिखकर इसको पढ़ लें। आवरण सबसे खतरनाक टॉपिक, जब हम तैयारी करते थे ना तो हमको आवरण लगता था, बहुत टफ लगता था, याद नहीं होता। फिर हमने उसको ऐसा गोल के पी डाला कि हमको कोई नींद में उठा के पूछेगा ना, ये आवरण का लक्षण बता दो जरा, चिकित्सा बता दो, नींद में बता देंगे। तब बता देंगे जब आपने बार बार उसको पढ़ा है, अभ्यास किया है, तो आप भी ऐसा बता पाएंगे। तो वही कोशिश करना है हमको, ठीक है। चलिए हाँ, एमडी करोगे तब आपको अभी क्या है, बीएमएस पढ़ के, बीएमएस कैसे पढ़े हम, कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हमने लिया, कुछ हमने क्या किया, रट के पास हो गए। जब आप एमडी करोगे तो आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करने को मिलेगी, हर एक चीज को डीप पढ़ने को मिलेगा। जैसे हम रक्त जो हाइपरटेंशन है, रक्तगत बात है, रक्तावृत बात, इसको हम कोरिलेट करते हैं। उसमें हम विरेचन औषधि कैसे क्यों देते हैं, विरेचन औषधि देना पित्त को निकालना, लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो ये इसमें काम कैसे करता है ना, क्योंकि वहां पर हम मॉडर्न में डायोटिक्स देते हैं, यहाँ पे विरेचन औषधि देते हैं, तो सेम काम कर रहा है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि विरेचन औषधि पित्त को निकाल रही है, वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, डायोटिक्स जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालता है। जैसे पेरीफेरा जो रेजिस्टेंस होता है, आर्टरी की बॉल पर लग रहा था, उससे बीपी बढ़ रहा था, अगर ये पेरीफेरा का जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आर्टरी डायलेट हो जाएगी, प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो सेम काम वही है, ये भी फ्लूइड को निकाल रहा है, वो फ्लूइड को निकाल, लेकिन हमने यहाँ आयुर्वेद बोल दिया पित्त को निकाल रहा है, वहां बोल दिया फ्लूइड को निकाल रहा है। तो दोनों चीजें कोरिलेशन करके पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है, वहां पे हम सारे, ठीक है। चलिए भाई पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पीपी लिखेंगे, पीपी, पी कौन है, पित्त आवृत, और पी कौन है, प्राण वायु। देखो अगर आगे पीछे भी लिख जाए ना, आगे पीछे भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एक कंसेप्ट पता है कि हमेशा वायु ही आवृत होनी है, चाहे वो किसी और से आवृत हो जाए, चाहे धातु से आवृत हो जाए, चाहे कफ से हो जाए, चाहे वात से हो जाए, सॉरी पित्त से हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपको यही सोचना है कि एक दोष का आवरण है वायु के ऊपर, कोई सी भी वायु। अब यहाँ पे तो हम पित्त कफ का ही आवरण पढ़ रहे हैं, चाहे प्राण समान हो कुछ भी हो, तो पित्त का आवरण है किसके, प्राण वायु के ऊपर। ये हाइपरटेंशन मेरा थीसिस था, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया था मैंने, है ना। तो चलिए, तो पित्त आवृत प्राण वायु हमने कोड बनाया पीपी, और यहाँ पे पॉपकॉर्न कर दिया, पॉपकॉर्न। अभी मन से बस पढ़ना, जब मैं पूछूंगी सब कुछ बनेगा। आप मूवी देखने गए, आपने बहुत पॉपकॉर्न खा लिए, पीपी मतलब पित्तावृत प्राण वायु, बहुत पॉपकॉर्न खा लिए। जब पॉपकॉर्न खा लिए तो आपको उल्टियां होने लगी, उल्टियां होने लगी, और आपके जब उल्टियां ज्यादा होंगी तो एसिड निकलेगा, एसिड निकलेगा तो आपके पेट में क्या हो जाएगा, दाह हो जाएगा। समझ में आ गया, पॉपकॉर्न खाने से चर्बी और दाह हो जाता है। पॉपकॉर्न मतलब पीपी, पीपी मतलब पित्त का आवरण है प्राण वायु, ये आपकी प्राण वायु है, प्राण वायु ये पित्त का क्या है, आवरण है। ये पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, पित्त का आवरण प्राण वायु के ऊपर है। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा पीके, पीके। अब मैंने बोला ना आगे पीछे लिख जाए तो कोई बात नहीं, आपको तो केफ और कफ लेना है, प्राण के पित्त और कफ तो ले नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे का आवरण होना, पित्त के ऊपर कफ का, हमको तो वायु के ऊपर आवरण करना है। तो ये क्या है, पीफ और प्राण वायु, केफ और कफावृत। तो आप यहाँ पे लिख दो कफावृत प्राण वायु। जब तक संहिता का जो वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया है उसमें पढ़ना, उसमें आगे पीछे का बड़ा महत्व है उसमें, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन आगे है कौन पीछे, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो कफावृत प्राण वायु पीके। अगर कोई व्यक्ति पीके है, पीके मतलब जिसने एक्सेस में ड्रिंक किया है, अल्कोहल लिया है, मदिरा सेवन किया है, तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं भाई, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा। चलते हैं, कहीं इधर उधर नालियों में गिरते पड़ते रहते हैं, सादा पी लिया, लाल लाल चेहरा दिखाई देगा, कान भी लाल दिखाई देगी, आंखें भी लाल दिखाई देगी, विवरणता हो जाती कुल मिला के, और पूरा शरीर ऐसा लगता है जैसे टूट रहा हो। मुझे नहीं पता भी, सुना है ऐसा, मैंने कभी नहीं लिया, है ना। तो अंगों में दुर्बलता रहती है ना, और विवरण दिखता है, व्यक्ति गिरता पड़ता रहता है। ये सारे लक्षण कहाँ मिलते हैं, पीके में, है ना।
हाँ बिल्कुल, बहुत बोलता भी है। यहाँ पे बोलने वाला लक्षण नहीं है, है ना? तो दुर्बलता, इधर उधर गिरता पड़ता रहता है, सुबह लगता है कि ये मेरे हाथ पैर बड़े दुर्बल दुर्बल से लग रहे हैं। सदन, सदन मतलब होता है अंगों में पीड़ा, अंगों में पीड़ा मिलेगी। और व्यवणता बताया था, डिस्कलरेशन टाइप का हो जाता है, व्यवण हो जाएगा। और तंद्रा, पीता खाता पड़ता रहेगा तो सोएगा कैसे, तो तंद्रा उसको हो जाएगी। ठीक है, हो गया, पीके कंप्लीट हो गया। अब एक वायु हमारी कंप्लीट हो गई। जिस वायु के ऊपर 3 दोष है, एक वाथोरिक, पित्त और एक कफ है। तो हमने वायु के ऊपर पित्त का भी आवरण देख लिया, कफ का भी देख लिया, प्राण वायु के ऊपर। अब दूसरी वायु आती है उदान वायु, तो हम उसमें उदान वायु में पित्त का आवरण देखेंगे, उदान वायु में कफ का आवरण देखेंगे। ठीक है, 2 चीजें याद हो गई। अभी लग रहा है याद नहीं हुआ, लेकिन बाद में पूछूंगी, सब याद हो जाएगा। उदान के ऊपर पित्त का आवरण यूपी, यहाँ पे लिख देना पित्तावृत उदान वायु, यू फॉर उदान वायु। ठीक है, अब यूपी में जब हम जाते हैं, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर सागर, एक्सपीरियंस लग रहा है हमको भी। गलत बात है ना? अभी से अगर थोड़ा थोड़ा महीने में, फिर हफ्ते में, फिर दिन में, फिर डेली सुबह शाम, ऐसा हो जाता है ना? तो कोशिश करिएगा, मजाक कर रही है ना, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बुरे काम नहीं करेंगे, इतना विश्वास है हमको, विश्वास पर खड़े उतरना है। ठीक है, चलो यूपी जब हम गए एक बार, वो यूपी वाले बड़े गुस्सा हो जाते हैं, हम यूपी वाला कोड बनाते हैं, गुस्सा नहीं करना। एक बार हम क्या यूपी चले गए, इतनी गर्मी वहां पे, क्या हो गया, यूपी गए तो बहुत गर्मी थी, जैसे बस से उतरे पसीना पसीना हो गए, तो हमको लगा यूपी नहीं आना चाहिए। जैसे बस से उतरे ना, यूपी गए थे, बस से उतरे तो स्वेद ही स्वेद आ गया, इतना पसीना आया, वहां के लोगों ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, है ना? तो पसीना आ गया, शरीर में दाह भी होने लग गया था। जब गर्मी बढ़ेगी तो पसीना तो आएगा ना, तो दाह है, स्वेद है, और शरीर गर्म हो गया। अब दाह हो रहा है तो शरीर गर्म होगा ना, शरीर उष्ण हो जाएगा और धीरे धीरे चक्कर ही खा के गिर जाएंगे, इतनी गर्मी थी यूपी में। तो क्या कोड बना हमारा, गर्मी। कहाँ, यूपी में। बस से उतरे, स्वेद हो गया, दाह हो गया, शरीर उष्ण हो गया, मूर्छा हो गया। चलो भाई ठीक है, सीरियस मत लो, मजाक चलता है क्लास में, बस मजाक को कभी सही नहीं होने देना। अब चलिए यूपी तो घुमाए थे, फिर हमने सोचा दूसरे दिन मतलब एक बार अगला ट्रिप हम कहाँ का लगाएंगे, यूके का लगाएंगे। यहाँ इतनी गर्मी थी, यूके जाना था, पैसे भी इतने नहीं थे कि कपड़े खरीद सके, है ना? तो कम कपड़े लेके, अब पैसे भी होंगे लेकिन दूर जाएंगे, 15 जोड़ी कपड़े लेके थोड़ी ना जाएंगे, 2-4 लेके जाएंगे ना। तो यूके में क्या थी, ठंड बहुत पड़ती थी, है ना? यूके मतलब कफ आवृत उदान वायु, क्या है, कफ आवृत उदान वायु। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ी थी, ठंडी पड़ी थी। तो कपड़े हम 1-2 जोड़ी लेके चले गए थे, ठंडी बहुत ज्यादा थी, पसीना तो आ ही नहीं था, क्योंकि ठंड में पसीना नहीं आता। तो पसीना नहीं आया तो हमको बड़ा मजा आ गया था कि अब कम कपड़े खर्च होंगे, क्योंकि पसीना नहीं आ रहा ठंड के कारण। इतनी ठंड थी, बाहर तो ठंडी, उसने अंदर भी ठंडी मचा दी, अंदर ठंडी मचा दी मतलब उसने हमारी अग्नि को बंद कर दिया था, इतनी ठंडी थी। तो लिख लो यहाँ पे आस्वेदन, क्या लिखा हमने, आस्वेदन। पसीना नहीं आया तो हम खुश हो गए, 2 जोड़ी कपड़े में काम चल जाएगा। ये कौन सा खुशी है, रोम खुशी है, रोम हर्ष हो जाएगा, है ना? फिर क्या है, अग्निमान, क्या कर दिया उसने, बाहर ठंडी, अंदर भी ठंडी कर दी। अंदर ठंडी हो गई ना, अग्निमान, तो शरीर हमारा स्तंभित हो गया, शीत है वो स्तंभ, शीत भी हो गया और शरीर स्तंभ भी हो गया, ठंडी में जकड़ भी गया था। ये यूके, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, कफावृत उदान आस्वेदन रोमहर्ष अग्निमान शीत स्तंभ हो गया, उदान हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वायु पर चले, अगली वायु हमारी आती है समान वायु, एसपी। एसपी, एसपी जानते हैं पुलिस वाला। एक बार क्या हुआ, बगैर हेलमेट के चले गए ना, कहीं घूमने जाना था, पित्तावृत समान वायु, पित्तावृत समान वायु, ये एसपी से ही कोरिलेट करना है, पुलिस वाला। ठीक है, बगैर हेलमेट के चले गया, पुलिस वाले ने रास्ते में उतार के गाड़ी से इतना मारा कि सामने वाले को पसीना आ गया, मार खाने वाले को पसीना आ गया, दोनों को पसीना आ गया। एसपी ने इतना मारा, पसीना आ गया, मारते मारते पूरा शरीर गर्म भी पड़ गया था, शरीर उष्ण भी हो गया था। तो लिख लो यहाँ पे स्वेद दाह, शरीर उष्ण और मूर्छा। तो यहाँ पे स्वेद मिलेगा, दाह मिलेगा, शरीर जो है हमारा उष्ण होगा और मूर्छा। तो सेम यूपी जैसी कंडीशन हो रही थी, मतलब यूपी में ऐसी ही कंडीशन कर दी थी एसपी ने, यूपी वाले की। कौन यूपी वाला अभी दिख नहीं रहा, अच्छा शाल नहीं रहा, लड़कियों को नहीं मारते, लड़कों को मारते, है ना? तो स्वेद दाह, शरीर उष्ण मूर्छा इधर भी है, यहाँ पर वही चीज है, सेम टू सेम मिल रहा है, स्वेद दाह, शरीर उष्ण मूर्छा ना। यूपी में थोड़ा सा एक चेंज कर लो, यूपी में क्या है, एक चीज गलत लिख दिया, मूर्छा दाह भ्रम क्लम था वहां पे, है ना? मूर्छा दाह भ्रम क्लम, कॉपी हो गया करता, सही कर लो इसको। मूर्छा दाह भ्रम और क्लम था, ये है यही हरकत है, इसको सही कर लेना, गलत नहीं करना। मूर्छा दाह भ्रम क्लम, वहां पे पसीना नहीं था यूपी में। जैसे यूपी गए थे, इतनी ज्यादा गर्मी थी, है ना, बहुत ज्यादा दाह था, गर्मी के कारण किसी ने पानी को भी नहीं पूछा, तो चक्कर आने लग गया था, सिर्फ चकराने लग गया था, चक्कर खा के गिर गए, थकान होने लगी, ये था, है ना, यूपी का। यहाँ पर है वो एसपी का है, मारते मारते सामने वाले को पसीना आ जाए, खुद को भी आ जाए। तो स्वेद वाला अच्छे से याद करना, गलत नहीं करना, पहले वो अपने इधर लिख दिया था, ठीक है, मैंने इधर करेक्शन भी किया था, गलती से लिख दिया, ठीक है। तो सामने वाले को पसीना, खुद को पसीना, मारते मारते शरीर गर्म भी हो गया था, चक्कर आ गया था, दोनों। एसपी हो गया। अब नेक्स्ट एसपी के बाद एसके लिखेंगे। एसके से किसी का नाम बता दो जल्दी से। एसके, कफावृत समान वायु, एसके क्या नाम, ऐसे कोई नाम, शिवांशु पांडे, नहीं, सुरेंद्र कुमार, वेरी गुड, है ना। कौन है, अब कोई है तो नहीं यहाँ पे, बुरा नहीं लगाना, है ना। सुरेंद्र कुमार, ये सुरेंद्र कुमार को क्या हो गया था, विंड मूत्र में कफ की अधिकता हो गई थी, है ना। विंड मूत्र कफ की अधिकता, इसको श्लोक टर्म पढ़ लो, कफ आदिकम च विंड मूत्रम रोमहर्षा, क्या है, विंड मूत्र में कफ की अधिकता, इसी से लिख देते हैं, विंड मूत्र में वो 35 वगैरह प्रवाहिका हो गई थी, कफ अधिक हो गया था। और कफ अधिक होगा तो उसको क्या प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो रोंगटे भी तो खड़े हो जाएंगे ना, रोमहर्ष भी हो गया था। इसको सुरेंद्र, अच्छा शिव कुमार भी था, शाहरुख खान भी तो है, ठीक है, शिव कुमार। अच्छा शाहरुख खान को ले लो, बहुत घूमता फिरता रहता, तो विंड मूत्र में कफ की अधिकता हो गई थी, रोमहर्ष हो गया था। लास्ट वाला वायु और बचा, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। अब हमारा लास्ट वाली वायु नहीं तो, हाँ पेज ही फट गए यार इसमें तो। अब है आपा, अपानावृत प्राणवायु, पित्तावृत अपान वायु, आपा, पित्तावृत अपान वायु। एक बयान का और बचेगा, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो अपान पित्तावृत, तो एपी आपा जो मुस्लिम है, आपा किसको बोलते हैं, दीदी को बोलते हैं ना। दीदी कौन है, एक फीमेल है ना। आपा
दीदी एक फीमेल है, फीमेल को किसकी प्रॉब्लम रहती है? असरक दर्द की प्रॉब्लम रहती है। क्या रहती है? असरक मतलब असरक दर्द फीमेल को प्रॉब्लम रहती है। हाँ, है ना? तो असरक दर्द फीमेल को जब भी क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग मेंसेस क्या होता है, बॉडी गर्म हो जाती है ना, उष्ण हो जाती है, और दाह भी रहता है, किसी किसी को बर्निंग भी रहती है ना। तो दाह और शरीर कैसा है? उष्ण रहता है। तो आपसे अधिकतर असरक दर्द का पूछा जाएगा, शरीर उष्ण रहता है और दाह बर्निंग भी रहती है आपा को। फिर अब यहाँ पर एके लिखेंगे, एके मतलब अपान कफावृत, अपान या इसको कफावृत अपान भी लिख सकते हैं। अपान में कफावृत मतलब कुल मिला के बन गया, कफ का आवरण है अपान पर। एके को हमने क्या बना दिया? एके को हमने अक्की बना दिया। अक्की, अक्की किसको बोलते हैं? अक्षय कुमार अक्की। अक्की क्या है? अक्षय कुमार बहुत मूवियां बना रहा था एक बार, है ना? तो बहुत सारा चलाई फिराई उसकी हो रही थी, चलना फिरना ज्यादा हो रहा था, तो उसके शरीर में जो था अधा काय गुरुत्व हो गया था, मतलब उसका जो पैर वाला पोर्शन था वो काम ही नहीं कर रहा था। तो लिख लो अधा काय गुरुत्व, अधा काय गुरुत्व। अब इसके बाद आपको जितने भी आवरण के क्वेश्चन आएंगे ना 100% आपसे बनने वाले हैं, ठीक है? अक्की हो गया। एक लास्ट में बचा हमारा व्यान आवृत पित्त, सॉरी पित्तावृत व्यान, कफावृत व्यान। मुझे पता है बी नहीं लिखते यहाँ पे, बी लिखते लेकिन मैं बी ही लिखूंगी, है ना? क्या? अच्छा, आप अक्की को मक्खी समझ गए थे? नहीं, मक्खी नहीं है, अक्की है भाई, है ना? ठीक है, ये व्यान पित्तावृत व्यान है, पित्तावृत व्यान वाली, ठीक है? तो इसको हम बीपी ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या करता है? वो हाथ पैर को फेंकता है इधर उधर, अरे भाई क्या हो गया, मुझे अटैक तो नहीं आ जाएगा, है ना? ऐसे हाथ पैर को फेंकता है बीपी जब बढ़ता है, और थकान भी रहती है, क्लम भी रहता है ना? और बीपी जब बढ़ता है थोड़ा सा शरीर गर्म तो हो जाता है, खून में गर्मी आती है ना बीपी में, बीपी ब्लड प्रेशर रखते हैं उसमें तो गर्म तो रहेगा। ये दाह क्लम नहीं पूछेगा, सभी जगह दिखता है, गात्र विक्षेपण पूछेगा। अब व्यान आप पित्त हो गया, अब बी के होगा, बी के, या इसको बी पढ़ लो या इसको बी पढ़ लो, बी ही लिख लो, गलत ना हो, इस बी को फिर बी पढ़ लेना, ठीक है? अब बी के मतलब बहुत खराब, कोड लिख दिया हमने डायरेक्ट, जबकि इसका मतलब क्या है? कफावृत व्यान, कफावृत व्यान। बहुत खराब कब होगा? सर्वगात्र में गुरुता, लिख लो, गुरुणी सर्वगात्राणी, संस्कृत लिखा दो, गुरुणी सर्वगात्राणी, गात्राणी, गुरुणी सर्वगात्राणी, स्तंभनम चास्ति पर्वणाम, स्तंभनम चा अस्ति पर्वणाम, पर्वणाम, ठीक है? जब अधोकाय गुरुत्व था, अधोकाय गुरुत्व था, किसको था? अक्की को। जब पूरे शरीर में गुरुता आ जाएगी तो हम बोलेंगे चीज अच्छी नहीं है, कैसी है? बहुत खराब है। बहुत मतलब बात खराब मतलब कब? तो बहुत खराब है जब सारे शरीर में हैवीनेस हो जाएगी। और स्तंभनम चास्ति पर्वणाम, हमारी जो पर्व है, हमारी जो अस्थियां हैं, सभी में स्तंभन हो जाएगा ना, तो अच्छी चीज नहीं है, ये खराब है, हम कोई सा काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा यूपी वाला अच्छे से पढ़ लेना है ना, पहले गलत लिखा था, पसीना नहीं है वहां पे, मूर्छा दाह मतलब है। यूपी जब गए थे, गर्मी थी मतलब दाह था, तो चक्कर आ गया था, से चकराने लग गया था, थकान हो गई थी, ऐसा बस। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, है ना? ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ेगा तो हाथ पैर को फेंकता है, जकोड़ता है, ठीक है? अभी कोई रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि टॉपिक बड़ा टफ था, क्वेश्चन नहीं सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं कि हमको याद हो गया, है ना? ठीक है, पूछ लेती हूँ, इसमें से नहीं देखना। असरक दर्द हमने कहाँ पढ़ा था? कोड बस बता देना, मैं समझ जाऊंगी। असरक दर्द पहले, हाँ मैंने पूछा ना असरक दर्द, तो आपको क्या सोचना है कि असरक दर्द मतलब आपा को था, तो मैंने आपा लिख दिया। अब यहाँ पे या तो पी होगा या के होगा, तो यहाँ पर केवल पी या के एक ही चीज होगा, पी मिलेगा या के मिलेगा। तो पित्त का आवरण किसके ऊपर है? अपान वायु के ऊपर है। तो पहले कोड लिखना, फिर कोड को डिकोड करना है, आराम से करना। अधाकाय गुरुत्व कहाँ था? पिंड मूत्र में कफ की अधिकता, छर्दी, दाह, एक था दुर्बलता, सदन, तंद्रा, वैवर्ण्य कहाँ पर मिला था? फिर एक था आस्वेदन, रोमहर्ष, अग्नि भी मंद पड़ गई थी, शीत और स्तंभता। सर्वगात्र में गुरुता, गुरुणी सर्वगात्राणी, स्तंभनम सा अस्ति पर्वणाम। गात्र का विक्षेपण कहाँ मिला था? अधाकाय गुरुत्व हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था स्वेद, दाह, शरीर का उष्ण होना और मूर्छा। एक और चीज जो हमारा गलत हो गया था, मूर्छा, दाह, भ्रम और क्लम। इतना हमने आज पढ़ा। सभी को कोड के साथ डिकोडिंग करना आया? कोड के साथ डिकोडिंग समझ आ गया? कल इतना ज्यादा सुश्रुत संहिता निदान स्थान का फर्स्ट चैप्टर हमने कल शुरू किया था। श्लोक नंबर 40 से पढ़ना है। वात रक्त रोग का कारण क्या होता है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वात रक्त रोग का कारण क्या होता है, कहां से शुरू होता है, और मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि ब्लड में किस चीज की क्या कौन सा ऐसा एसिड है जो भी है बढ़ जाता है, उस कारण से होता है। तो प्रायः सुकुमाराणाम, प्रायः उन व्यक्तियों को वात रक्त होता है जो कैसे होते हैं? सुकुमार प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो सुकुमार को होने वाला रोग, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, तो सुकुमार को होता है। मिथ्या आहार विहारी नाम, जो व्यक्ति मिथ्या आहार विहार का सेवन करता है। तो देखिए वात रक्त में हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक वात है, एक रक्त है। यहाँ पर क्या होता है कि वात अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होता है, रक्त अपने प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होता है, और दोनों आपस में मिल जाते हैं। पहले दोनों अलग अलग प्रकोपित होते हैं, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो वात रक्त उत्पन्न होता है। ठीक है, तो सुकुमार को होता है मिथ्या आहार विहार, जो व्यक्ति बड़ा टेंशन लेता है। शोक, वायु का प्रकोप होता है। प्रमदा, मैथुन से रिलेटेड है, स्त्री सेवन। मध्य है ना, मध्य से किसका प्रकोप होगा? रक्त का, मतलब पित्त का प्रकोप होगा, तो रक्त भी दूषित हो जाएगा। ठीक है, व्यायाम से अति पीना, बहुत ज्यादा व्यायाम करने से, व्यायाम के अधिक सेवन करने से। ऋतु साथ में प्रयास, ऋतु के विपरीत या साथ के विपरीत जो व्यक्ति आहार विहार करता है, आव्यावाय। तो देखो दोनों चीजें दी, क्या क्या दीदी? स्त्री सेवन अधिक करना या फिर बिल्कुल ना करना। तो व्यावाय, अति व्यावाय किसका कारण है? समझ रहे हो? अति व्यावाय या अव्यवाय?
अव्यवाय या अति व्यवाय किसका कारण है? वात रक्त का है। दोनों ही कारण वात रक्त के हैं। स्थूल वात रक्तम प्रकोप्यति और तथा स्थूल मनुष्य वात रक्त का प्रकोप होता है। बात समझ में आ गई? श्लोक एक बार और रिपीट होगा, जब तक इसका स्थान बढ़ाऊंगी सेम श्लोक रहेगा, बस यहाँ पे सेकंड हाफ में कुछ चेंजेस हमको मिलेंगे, है ना। सुकुमार व्यक्तियों को होने वाला रोग है। अब इसको किसने क्या बोला है तो देखते हैं। वात रक्त को मॉडर्न में हम गाउट बोलते हैं। चरक ने इसे आदिवात कहा है। आदि रोग नहीं, चरक ने क्या बोले हैं? व्यवाय है ना, व्यवाय ना करने वाला अव्यवाय। और प्रमदा मतलब होता है स्त्री सेवन। प्रमदा मतलब क्या होता है? शोक तो हो गया था, प्रमदा का मतलब होता है स्त्री सेवन, ठीक है। और अव्यवाय मतलब क्या होता है? व्यवाय ना करना। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वात रक्त को गाउट कहते हैं। चरक ने इसको आढ्यवात कहा है, रोग नहीं, आढ्यवात। चरक का आढ्यवात है। आढ्य रोग को किसने बोला है? वाग्भट ने। इसको वात रक्त को और किन नाम से जाना जाता है? वाग्भट के अनुसार खुद, वात बलास, वात शोरित आदि नामों से जाना जाता है। एक और चीज लिख लो, पुरुष स्तंभ को आढ्यवात सुश्रुत ने बोला है। सुश्रुत ने वात रक्त को आढ्यवात नहीं बोला। किसको बोला है? आचार्य सुश्रुत ने पुरु स्तंभ को आढ्यवात कहा है। पुरु स्तंभ को आढ्यवात किसने बोला है? क्या श्लोक? सुश्रुत ने बोला है ना। आढ्यवात सुश्रुत ने बोला है पुरु स्तंभ को। और चरक ने आढ्यवात किसको बोला है? वात रक्त को। और वाग्भट ने आढ्यवात किसको बोला है? आढ्यवात नहीं, सॉरी, आढ्य रोग नाम दिया है इसको, वात रक्त को ही। चरक ने एक चीज को और आढ्यवात बोला है। किसको बोला है? चरक जी ने एक चीज को और आढ्यवात बोला है, मेदावृतवात। मेदावृतवात, मेदावृतवात को चरक ने आढ्यवात। आढ्यवात दो चीजों को बोले हैं चरक, एक वात रक्त को और एक मेदावृतवात को। चरक के दो आंसर है, सुश्रुत का एक ही है, वाग्भट का भी एक ही है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? सभी को लिख लेना, फिर रट डालना, ठीक है। संप्राप्ति देखते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत हिंदी ही पढ़ लो। हाथी घोड़ा ऊंट पर बैठकर चलना आदि जो कारण है उनसे क्या हो रहा था? वायु का प्रकोप हो रहा था। फिर अम्ल क्षार उष्ण आदि का सेवन कर लिया था, तो इससे क्या हो जाता था? पित्त का प्रकोप, मतलब रक्त दूषित हो जाता है। फिर दूषित रक्त शीघ्र ही संचरण करने वाले वायु के मार्ग का विरोध कर देता है। इस तरह रक्त द्वारा मार्ग का निरोध होने से अत्यंत उद्धृत हुआ रक्त को शीघ्र ही दूषित कर देता है। इस तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रबलता होने से वात रक्त कहलाता है। इतना सारा हमको कुछ नहीं याद करना, रख लिए? वेरी गुड। इसी तरह दूषित पित्तवात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर, दूषित कफवात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर वात रक्त कहलाता है। कोई भी काम का नहीं है हमारे, इसको छोड़। एक ही काम है, वात प्रकोपित हुआ, रक्त दूषित हुआ, दोनों आपस में मिल गए तो वात रक्त हो गया, ठीक है। विमर्श में देखते हैं आधुनिक मतानुसार वात रक्त में क्या होता है? रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है, वायवा में पूछा जाता है। वात रक्त में, गाउट में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पूर्व रूप। वात रक्त का पूर्व रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मैं आपसे पूछने वाली हूँ। दूषित प्रधान वात भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? वात रक्त की दूसरी प्रधानता, अगर वात की प्रधानता होगी तो क्या क्या हमको लक्षण मिलेगा? तो तोद वगैरह मिलता है ना, स्विच बोनों की वेदना हो गया, तोद भेद आदि मिलता है। अगर पित्त का संश्लिष्ट हुआ है तो दाह मिलेगा, ठीक है। ऐसे अगर कफ का संश्लिष्ट हुआ तो कंडू आदि मिलेगा। यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अच्छा ठीक है, चलो है ना। प्राग रूपे शिथिले शून्य शीतले सैपर्य वैवण्य तोद सुप्त गुरुत्व औषध समाविता। आगे जाके मैं आपको ऐसा ही कुछ अर्जित के पूर्व में पढ़ाने वाली हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्राग रूपे शिथिले, जहां पर वात रक्त होने वाला, सबसे पहले कहां होता है वात रक्त? किसी को पता है? पादियों मूलम अस्थाय कदाचित हस्तियोर अपि। सबसे पहले पैर के अंगूठे से शुरू होता है, कभी कभी हाथ से भी हो सकता है, ऐसा बोला है उन्होंने कदाचित, लेकिन सबसे पहले पैर के अंगूठे से शुरुआत होती है, ठीक है। तो समझ लेना ये पैर का अंगूठा है। यहाँ पर अगर वात रक्त होने वाला है भविष्य में, तो यहाँ पर हमको पहले क्या क्या चीज मिलेगी? शिथिलता मिलेगी। शिथिल मतलब दोनों पांव में शिथिलता, वहां पे पसीना भी रहेगा, थोड़ा सा लूज लगेंगे, शिथिल हो जाएंगे। वहां पे उन पैरों में पसीना आएगा हमको, पैरों को हाथ से छू के देखोगे ठंडे ठंडे आपको लगेंगे, ठीक है। कभी कभी गर्म भी हो सकते हैं, विपर्य। और वहां पे डिस्कलरेशन दिखाई देगा, तो आप समझ लेना कि मेरे पैर में वात रक्त होने वाला है, ठीक है। वहां पे तोद रहेगा, सुक्ता रहेगी, पैर हैवी हैवी लगेगा। और ओष समन्वित हो, ओष मतलब क्या होता है? वहां पे दाग होगा। पढ़ के समझ आ गया? कैसे इमेजिन किया हमने? प्राग रूपो शिथिले शून्यो शीतले सैपर्य, मतलब जहां पर होने वाला था वहां पे शिथिलता होगी, पसीना आएगा, वहां पे तोद रहेगा, वैवण्यता रहेगी, सुई चुभने की वेदना होगी, और वहां पे दाह भी मिलेगा, हैवी भी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा सोच कर याद करना। यह रोग बहुधा पांव में अथवा हाथों के मूल का आश्रय लेकर होता है। इसका हिंदी सही नहीं लिखा, संस्कृत से पढ़ो। पादियों मूलम अस्थाय, सबसे पहले पैर के मूल से शुरू होता है, मतलब पैर के अंगूठे से शुरू होता है। कदाचित हस्ती और अभी, कदाचित ये हाथ में भी हो सकता है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी हम किसको देंगे? पादियों मूलम अस्थाय, या फिर हाथ में भी हो सकता है। इसमें वेदना कैसी होती है? आंखों विष के समान, जैसे किसी को चूहे ने काट दिया वैसी वेदना यहाँ पर होगी, तो आंखों विष के समान। ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आपको दो बार और रिपीट होने वाला है। एक हमने पढ़ा दिया और एक बार हम ही पढ़ाएंगे चरित्र के स्थान 29 में, और एक बार सर आपको पढ़ाएंगे शल्य तंत्र में। शल्य तंत्र में ना, हाँ तो शल्य तंत्र तो पढ़ोगे ना, 3 बार पढ़ोगी, है ना। तो ये पूरे टॉपिक रिवाइज होने वाले हैं, जितना संहिता में पढ़ते हैं सब कुछ सब्जेक्ट में रिवीजन होता है। हाँ कार्तिक में भी तो रिवीजन होगा, कार्तिक संहिता, सुश्रुत संहिता, शल्य तंत्र सब जगह रिवीजन होने वाला है। तो वही हम बता रहे हैं आपको कि जो पूरा संहिता में चल रहा है सब कुछ सब्जेक्ट में रिवाइज होने वाला है, आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ चीजें हैं जो रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो आंखों विष के समान यहाँ पर होता है। आशी विष के समान 3 जगह मिलता है, लिख लो। आशी विष के समान, आशी मतलब होता है सांप। सर्प विष के समान वेदना कहाँ मिलती है? 3 चीजों में मिलती है, हिक्काश्वास और हिक्काश्वास और विसर्प में मिलता है। वेरी गुड। वृश्चिक दंशवत वेदना, आमवात, पश्चिमान विद्रधि, पश्चिमान शोथ। वेरी गुड, लिख लो। विसर्प हिक्काश्वास में आशी विष, आपको वात रक्त में। और एक और चीज हमको बच गया, कौन? वृश्चिक दंशवत वेदना। वृश्चिक दंशवत वेदना कहाँ कहाँ मिलती है? 3 जगह, एक आमवात, एक पश्चिमान विद्रधि और एक पश्चिमान शोथ। पश्चिमान शोथ लिख लिए ना, पश्चिमान विद्रधि, पश्चिमान शोथ और आमवात यहाँ मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। अब वात रक्त में असाध्यता का लक्षण बताया है कि किसमें साध्य साधता का लक्षण होता है। अजा जानू
जानु स्फुटतम यच्च प्रभिन्नम प्रस्तुतम च, ऐसा वातरक्त जिसमें जानु पर्यंत स्फुटन हो गया है ना, नीचे से लेके पैर के अंगूठे से लेके घुटने तक कैसा स्किन फट गई है, जानु पर्यंत स्फुटन हो गया है, त्वचा मांस आदि कैसे हो गए, विदीर्ण हो गए हैं, फट गए हैं, अंदर का मांस दिखा है और उस मांस में से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, रक्त लसिका कुएं आदि निकल रहा है ना, आदि स्राव हो रहा है तथा प्राण और मांस उपद्रव से तो उस वातरक्त को हमको क्या समझना, असाध्य साध्य साध्या पूछी गई एग्जाम में क्या है, जानु पर्यंत स्फुटन हो गया है और अगर स्फुटन हुआ है तो रक्त मांस आदि उसमें से विदीर्ण हो जाएंगे, तो वहां से रक्त कुएं लसिका आदि का स्राव होगा है ना, तो ये क्या रहेगा, प्राण जिसका मांस क्षय हो गया है तो असाध्य है ना, और 1 वर्ष पुराना मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवत्सर मतलब होता है 1 वर्ष पुराना, 1 वर्ष पुराना वातरक्त याप्त होता है, याप्त कहा गया है। अब जब इसकी बात आती है याप्त की, तो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं कोड बनाकर, 1 वर्ष पुराना क्या क्या चीज याप्त होता है, 1 वर्ष पुराना याप्त क्या क्या होता है, VCD, हाँ हम बता रहे हैं ना, VCD 1 वर्ष पुराना याप्त, VCD मतलब क्या है, V फॉर, इधर लिख दे, V फॉर वातरक्त, C फॉर क्षतक्षीण, D फॉर दूषी विष, दूषी विष, इसलिए वातरक्त क्षतक्षीण दूषी विष, यानी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले सादे सादे, अगर आपसे पूछा जाए तो। रक्तपित्त नहीं, रक्तपित्त नहीं है इधर, उसमें भी कुछ है क्या, देख लीजिएगा। 1 वर्ष पुराना, 1 वर्ष पुराना असाध्य कौन कौन सा होता है, SSG, SSG, श्वित्र श्लीपद और गलगंड, क्या है, S फॉर श्वित्र, S फॉर श्लीपद, SG फॉर गलगंड। याद कैसे रखोगे, याद हम ऐसे रखेंगे कि श्वित्र, SSG में S फॉर श्वित्र है ना, तो श्वित्र तो असाध्य होता है, हमको इतना पता है, तो SSG वाली कोड असाध्य है और VCD वाली क्या है, याप है, श्वित्र श्लीपद गलगंड वातरक्त क्षतक्षीण और दूषी विष। और लिखेंगे 1 वर्ष पुराना अर्श कैसा होता है, 1 वर्ष पुराना अर्श कृच्छ साध्य होता है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा है, वेरी गुड। 13 वर्ष पुराना उन्माद असाध्य, और लिख लो 13 वर्ष पुराना क्या उन्माद असाध्य होता है, ठीक है, बिल्कुल। 3 वर्ष पुराना अर्दित, 3 वर्ष पुराना अर्दित भी असाध्य होता है। और एक चीज और बच गया, बिल्कुल 3.5 दिन पुरानी तंद्रा, ये दिन है, 3.5 दिन पुरानी तंद्रा भी असाध्य होती है, 3.5 दिन पुरानी तंद्रा। सभी को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। 1 वर्ष पुराना या आपको VCD, 1 वर्ष पुराना असाध्य SSG, 1 वर्ष पुराना अर्श कृच्छ साध्य है, 13 वर्ष पुराना इतना लंबा कोई पागल है तो असाध्य है, 3 वर्ष पुराना अर्दित असाध्य, तंद्रा 3.5, अगर 3.5 दिन से कोई सो नहीं पा रहा है, तंद्रा तंद्रा आ रही तो वो अब ठीक करने वाली नहीं है। चीजें क्लियर, सारी चीजें, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आक्षेपक देखते हैं, तो आक्षेपक क्या होता है, यदा तू ध्वनि, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आक्षेपक में जो वायु होती है किसका आश्रय लेकर होती है, तो आक्षेपक मतलब क्या क्या बोल सकते हैं इसको, कन्वर्जेंस आना है ना, आक्षेपक मतलब कन्वर्जेंस आना। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार आक्षेपक में जो वायु है कहां पर आश्रित होती है, धमनी में आश्रित होती है, हाँ बिल्कुल। 3 दिन में शंखक मारक होता है, हाँ शंखक में भी ऐसा हमने पढ़ा है, रोहिणी शंखक आदि में पढ़ा है। तो जब कुपित बार शरीर की सब ध्वनियों प्रवेश हो तो बार बार कन्वर्जेंस आक्षेप होने लगता है, इस तरह बार बार के दौरे आने से इसको हम आक्षेपक कहते हैं। तो मुहुर मुहुर सदा बार बार ऐसा होता है आक्षेपक, इतना ही पूछा जाएगा, आक्षेपक में कौन सा दोष है, वात दोष है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर आश्रित होता है, धमनी में होता है, ऐसा नहीं पूछेगा बार बार, अटैक्स आ रहे हैं तो किसमें आते हैं, वो आक्षेपक की अटैक्स है, कन्वर्जेंस है, ठीक है। अब आता है अपतानक, अपतानक में तो अपतानक यह पातक के अंतरा अंतरा जिसमें व्यक्ति बीच बीच में गिरता है वो अपतानक कहलाता है। तो आप ऐसे क्या बोल रहे, एपिलेप्सी से अलग होता है क्या, अपतंत्रक और अपतानक है ना, जो अपतंत्रक होता है, एपिलेप्सी से किसको कोरिलेट करते हैं, अपतंत्रक को करते हैं कि अपतानक को करते हैं, अपतानक तो टिटेनस होता है, स्टीरिया वो क्या है, हाँ अपस्मार है भाई, वो दंतान खादन वमन के नवृताक्ष पतेत शितव जो है वो अपस्मार है, अपस्मार मतलब एपिलेप्सी है ना, और अपतंत्रक जो है स्टीरिया है, अपतंत्रक को जो फीमेल्स में कॉमनली होता है वो स्टीरिया कहलाता है ना, नाम ही नहीं आ रहा था मुझे, अपस्मार होता है। तो अपतानक अलग होता है, अपस्मार जैसे पादप के अंदर अंदर व्यक्ति बीच बीच में गिरने लगता है, तो कहां पतन हो रहा है, अपतानक को हम कैसे याद कर लेंगे, किसी का पतन हो रहा है, अपतान या पतन हो रहा है, बीच बीच में गिर रहा है, कब पानी तो भ्रष्म वायु तावी यदि तिष्ठति, पहला चीज हमने याद किया, अपतानक में कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है, ठीक है। हाँ, और दंडापतानक में क्या होता है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अपतानक जिसमें वात दोष होता है, बीच बीच में व्यक्ति गिरता रहता है। दंडापतानक के लिए हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, अगर यदि वायु कफ के साथ मिश्रित हो जाए, दंडापतानक में दोष कौन सा है, वात कफ दोष, मैं अभी लास्ट में याद कराऊंगी, तो कफ आंसमी तो वायु के साथ कफ दोष जब रहता है तो व्यक्ति को दंडे के समान स्तंभित कर देता है, जो कि कृच्छ साध्य होता है, वो दंडापतानक कहलाता है। तो देखिए अपतानक में दोष कौन सा है, वात है, कुपित वात, रोगी को बीच बीच में गिरा रहा है, अपतानक है। दंडापतानक उसकी थोड़ी सी सीवियर कंडीशन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वात के साथ क्या मिल जाएगा, कफ मिल जाएगा, तो व्यक्ति का शरीर डंडे के जैसे कर देगा तो दंडापतानक हो जाएगा। स्त्रीया योष अपस्मार उसी को बोलते हैं, अपतंत्रक को भी योष अपस्मार बोलते हैं, क्योंकि योषित बोलते हैं ना, योषित किसको बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं, योषित स्त्री को बोलते हैं है ना, स्त्रियों में अपतंत्रक ज्यादा पाया जाता है, उसी को योष अपस्मार के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है हनुग्रह, हनुग्रह में क्या मिलता है, हनुग्रह रात्यकम सुवर्णम प्रच्छा निष्ठे, हनुग्रह में कौन सा दोष होता है, वात दोष होता है, जिसके कारण हनु हमारा ऐसा थोड़ा सा जकड़ जाता है, जिसके कारण कोई भी अन्न खाने में कठिनाई होती है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। धनुष तुल्य नमेत सा धनुष स्तंभ, हमारे शरीर को जो धनुष के जैसे मोड़ दे वो क्या कहलाएगा, धनुष स्तंभ कहलाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, हम अब अपस्मार सॉरी अपतानक और अपतंत्र की संप्राप्ति काल से पढ़ने वाले हैं, इतना सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हिंदी पढ़ने, जो कुपित वात रोगी को बीच बीच में गिराता है, पातक तंत्रांतरा अपतानक है। यदि कफ से युक्त वायु उन धमनियों में अवस्थित रहते शरीर को डंडे के समान कर देती है, दंडापतानक कहला गया। अगर वायु हनुसंधि को जकड़ दे तो अन्न नहीं खा पाएंगे, तो हनुग्रह हो गया। अगर वायु मनुष्य को धनुष के समान टेढ़ा कर दे, उसको धनुस्तंभ कहते हैं। जब बलवान कुपित वात अंगुली गुल्फ उदर हृदय बक्ष गले में संचित होकर सिरा स्नायु के प्रतान को आक्षेपित करती है, उस समय रोगी के नेत्र विस्तंभ हो जाते हैं, धनुस्तंभ हो जाता है, पार्श्व भग्न होता है, कफ का गमन होता है, रोगी भीतर की ओर धनुष की तरह नम जाता है। ये अंतरायाम है,
और आगे बहिरायाम पढ़ने वाले हैं। तो कितनी सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। हमको यहाँ से 1, 2, 3 और 4 चीजें क्लियर हो गई। अब अंतरायाम बहिरायाम की संप्राप्ति आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अंतरायाम मतलब क्या, हमारा शरीर अंदर की ओर झुक गया है। बहिरायाम क्या, हमारा शरीर बाहर की ओर झुक गया है। अब मुझे बताइए, अगर मेरा शरीर अंदर की ओर झुकेगा, इसका संप्राप्ति क्या होगा। मतलब यहाँ पे वायु आश्रित हो गई है, यहाँ के मेरे स्नायु, कंडरा, लिगामेंट, टेंडन जो भी है सबको सुखा देगी। तो यहाँ से खिंचाव लगेगा, यहाँ से खिंचाव लगेगा पैर से, सिर से, तो मैं अंदर की ओर हो जाऊंगी। बहिरायाम में क्या होगा, दोष यहाँ पर पीछे की साइड आश्रित होंगे, वहां का जो भी टेंडन लिगामेंट है उनको सुखाएगा, तो मेरा शरीर इधर खिंचाव पाएगा, तो मेरा शरीर पीछे की ओर मुड़ जाएगा ना। तो ये तो हमको याद हो गया। तो अंतरायाम में दोष यहाँ आश्रित होते हैं और हमको यहाँ के ही लक्षण इसमें मिलेंगे। तो हम अंतरायाम पढ़ने जा रहे हैं। तो अंतरायाम में क्या होता है, आभ्यंतरायाम यहाँ से शुरू है। आभ्यंतरायाम, अंतरायाम में दोष कहाँ आश्रित होते हैं, अंगुलियों में, गुल्फ प्रदेश में, जठर इधर है ना, हृदय, वक्ष, गल, सारे दोष यहाँ आश्रित हो गए। ठीक है, स्नायु प्रतान, यहाँ के स्नायु प्रतान में आश्रित हो गए हैं। यहाँ भी होंगे, तुम्हारी आंखें कैसी हो जाएंगी, स्तब्धित हो जाएंगी। हनु में हो जाएगा ना, तो हनु भी स्तब्धित हो जाएगा। ठीक है, हनु भंग 5। अब यहाँ भी 5 साइड में भी चला गया थोड़ा बहुत, अधिकतर लक्षण को सामने वाले मिल रहे हैं। और यहाँ के लक्षण मिलेंगे तो मुंह से क्या होगा, बमन पूछा जाता है। कफ विमन अंतराय में मिलता है कि बहिरायाम में मिलता है। तुमने याद कर लिया, अंदर दोष, अंदर ही झुकाव, अंदर से ही लक्षण मिलने वाला है। ठीक है, आभ्यंतर धनुर इतिनमति मानवा अभ्यंतर आयाम, इसको हम क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, अंतरायम को क्या बोल सकते हैं एक तरीके से, काइफोसिस बोल सकते हैं, है ना। काइफोसिस टाइप का, फॉरवर्ड बेंडिंग को और दूसरा एपिस्टोटोनस क्या टर्म दिए हैं, है ना, वैसा भी कुछ बोल सकते हैं। देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, अगर तंत्र के नोट्स में दिया। फिर अगर यही दोष बाह्य स्नायु को प्राप्त होंगे, बाह्य स्नायु को प्राप्त होंगे तो बहिरायाम मिलेगा। ये जो होता है कैसा है, अगर इस बहिरायाम में वक्ष, कटी, उरु का भंजन हो जाए, इसका वक्ष का, कटी का, उरु का भंजन, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है क्या क्या चीजें स्तब्धित हो रही है, कहाँ दोष आश्रित हुआ है, कुछ नहीं बताया, तो झंझट ही नहीं याद करने का, केवल बाहर हो रहा है। और यहाँ पे 3 चीजें हैं, अगर वक्ष, बाहु, कटी आदि में भंजन हो रहा है तो ये असाध्य हो जाता है। समझ आ गया भाई। इसका हिंदी में पढ़ेंगे, यही कुपित वायु शरीर के बाहर स्नायु की ओर प्राप्त होता है, तो शरीर बाहर की ओर जो जाता है उसे बहिरायाम कहते हैं। यदि इसमें वक्ष, कटी, उरु का भंजन हो जाता है उसको हम असाध्य समझें। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना। अपतानक टेटेनस होता है, दंडापतानक ही लिखा है, ऑर्थोटोनस है ना, ओपिस्थोटोनस, यही मैं बोल रही थी, बहिरायाम ओपिस्थोटोनस बोल सकते हैं। अंतरायाम को हम एम्प्रोस्थोटोनस बोल सकते हैं। अंतरायाम को यहाँ लिखा सब कुछ, मॉडर्न में क्या कोरिलेशन होता है उसका समझने के लिए है, ऐसा कोई मॉडर्न कोरिलेशन नहीं पूछते हैं। अब आक्षेपक जो होता है 4 प्रकार का, लास्ट में बताऊंगी दोष का कोरिलेशन किसमें क्या क्या होता है ना। तो कुपित वात, कफ और पित्त से तो वायु अथवा केवल कुपित वात आघातन चौथे आक्षेपक रूप उत्पन्न करता है। तो आक्षेपक 4 प्रकार का बताया है, क्या क्या, केवल कुपित वात, है ना, कुपित कफ, सॉरी केवल कुपित वात, वात कफ, पहला हो गया केवल कुपित वात, केवल वात अकेला है। फिर दूसरा हो जाएगा वात और कफ, है ना, दूसरा हो जाएगा कुपित कफ तथा पित्त से युक्त वायु, मतलब वात कफ वाला हो जाएगा या वात पित्त वाला हो जाएगा। और एक लास्ट का क्या होगा, अभिघातज, सॉरी आघातज, आघातज। ये 4 प्रकार का पूछा जा सकता है, वातज, वात कफज, वात पित्तज या आघातज। वात के बगैर कहीं नहीं है ना, सभी में दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो और भी होता है, गर्भपात से उत्पन्न, रक्त के अधिक स्राव से उत्पन्न, आघात से उत्पन्न अपतानक रोग ठीक नहीं होता, जैसा यहाँ पे साथ साथ पूछी जाती है। अगर किसी को अपतानक हो रहा है, आक्षेपक का मॉडर्न, आक्षेपक कन्वर्जेंस ही बोलते हैं आक्षेपक को, है ना, किसी एक पर्टिकुलर डिसीज में मिलता है, खुद एक डिसीज भी होती है और बहुत सारे डिसीज के सिम्टम के रूप में मिलता है आक्षेपक। ठीक है, कन्वर्जेंस मोस्टली हमको एकदम से ऐसा नहीं मिलता, किसी डिसीज का कुछ सिम्टम के रूप में मिलता है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से फेब्राइल फीवर होता है तो कन्वर्जेंस मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा तेज फीवर आता है कन्वर्जेंस मिलते हैं। पार्किंसंस के डिसीज में कुछ में कन्वर्जेंस मिलते हैं, है ना, सेरिब्रल अटेक्सिया जिसको बोलते हैं उसमें कन्वर्जेंस मिलते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। तो गर्भपात से अगर किसी को अपतानक हुआ है, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो गया, उससे अगर किसी को अपतानक है, अभिघात से है, तो ये कैसा होता है, असाध्य होता है। अब आते हैं पक्षाघात। पक्षाघात क्या होता है, कैसे होता है। तो अधोगामा सा प्रियधमनी उद्वेग, हमारे शरीर में ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली, सभी जगह जाने वाली धमनियां होती है। अतिरिक्त कुपित वायु जब नीचे जाने वाली, तेजी जाने वाली, ऊपर की ओर जाने वाली धमनियों में प्राप्त होता है। ठीक है, यदा उत्पत्ति मात्र ऋषवा प्रपद्यते, यहाँ से पूछा जाता है मात्र ऋषवा किसका पर्याय है, वायु का पर्याय है। तो क्या करता है, तदा अंतरा पक्ष से संधिबंधा में जब वायु प्रकोपित हुआ, इधर उधर की धमनियों में चला गया और वहां पर किसी एक पक्ष का या दूसरे पक्ष का या पूरे शरीर का संधि बंधन को विमुक्त कर देता है, वहां के संधि बंधन को ढीला कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षाघात बोलते हैं ना। अपने गति केंद्रों से पृथक कर उस पक्ष का घात कर देता है, पक्षाघात कहते हैं। कई तरीके का होता है, एकांग, सर्वांग, अर्धांग, जैसे मॉडर्न में हेमिप्लेजिया, कोई भी एक पार्ट में हो, राइट लेफ्ट में हो, पैराप्लेजिया ऊपर नीचे में कहीं हो, क्वाड्रिप्लेजिया सभी चारों पार्ट में हो, क्वाड्रिप्लेजिया कहलाता है ना। तो ऐसे मॉडर्न में रहता है। और एक और चीज आपको पता होगी, हेमिप्लेजिया जब होता है तो हमारा जो ब्रेन का लोब है ना, अगर राइट साइड में अफेक्टेड है तो उसको लेफ्ट साइड का होगा, लेफ्ट में अफेक्टेड है तो राइट साइड का होगा, पता है ना, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, है ना, वो यहाँ से क्रॉस करते हैं, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, हाँ, मोनो हेमी पढ़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे वो सप्लाई होती है ना ब्रेन से, वो क्रॉस हो जाती है, इसलिए बोलते हैं कि अगर लेफ्ट में है तो उधर से सप्लाई राइट के लिए होगी तो राइट का हो जाएगा। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट आपने पढ़ा होगा, CVA, क्या है CVA, थोड़ा सा बता दूं, इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है, हमारी जो सेरिब्रल आर्टरी है ना, सेरिब्रल आर्टरी होती है, इससे ब्लड किसको सप्लाई होता है, ब्रेन को सप्लाई होता है। सेम वैसा ही जैसे एमा इस्कीमिया होता है ना, वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, सिस्टमिक कंडीशन हो जाएगी, इस्कीमिया, एंजाइना हो जाएगा, एमआई हो जाएगा, फिर वो बात की बात है। ऐसे ही अगर ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ना हो, है ना, सेरिब्रल आर्टरी जो है यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, उसके कारण से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, तो वहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट बोलेंगे। और यहाँ पे जिस पार्ट में डैमेज होगा ना, उस साइड का पैरालिसिस हो जाता है ना, तो ये पूरा उसका मॉडर्न का रहता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बोला कि जहाँ पे संधि बंधन को विमुक्त कर देगा वहां का हो जाएगा। ठीक है, तो हंति पक्षम तमाम पक्षाघातम विषय कृष्णम शरीरान, अभी कैसा होता है, कृष्ण देह, पूरे शरीर का भी हो सकता है, शरीर अर्ध का भी हो सकता है, तो शरीरार्धम अकर्मण्यम आचेतनम, जहां पर होता है उस पार्ट में कोई भी फंक्शन नहीं कर पाता, अकर्मण्य, और वहां पे
चेतना भी नहीं होती, जिसमें रेफरेंसेस देके जाते हैं, है ना, एग्जैजरेटेड रहते हैं, किसी में बिल्कुल नहीं रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, फिर वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हो जाता है कि लंबे समय का है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन एब्सेंट होते हैं, अपर में प्रेजेंट होते हैं, इसमें बढ़ा मिलेगा, इसमें कमा मिलेगा, वो सब प्रैक्टिकल है ना, क्लिनिकल साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे शरीर का आधा पार्ट काम नहीं करता तथा पत्यसलवापी जहत अनिर्पीड़िता। हाँ, अब यहाँ पे और बताया है पक्षाघात जो है 3 टाइप से है। शुद्ध वात है, अगर केवल वात प्रकोप से जो हो रहा है वो कक्षसाध है, जिसमें प्योर वात है वो कक्षसाध रहेगा। अगर वात का संसर्ग पित्त और कफ से है, मतलब वात के साथ कुछ मिलावट कर दो पित्त और कफ की, तो पित्त और कफ से युक्त वात वाला जो होता है वो साध्य होता है, वो अच्छा होता है। केवल वात कठिनाई देगा, वात कठिनाई देता है ना, कक्षता कराता है, वात प्योर वात वाला कक्षसाध, वात के साथ कफ और पित्त का संसर्ग होगा तो साध्य, लेकिन रक्त का भी धातु का जब क्षय होता है तो वो कैसा होता है, असाध्य। रक्त का भी धातु के क्षय के साथ उत्पन्न होने वाला असाध्य रहता है, ठीक है, समझ गए। सुश्रुत के टेस्ट के बाद एक चरक सूत्र का टेस्ट, अभी सुश्रुत का वो बैक रिवीजन में चल रहा है ना, बैक रिवीजन में सब कुछ कंप्लीट करा रहे हैं, बहुत बार हो गया है, तो उसके साथ साथ चलता रहेगा। इसमें हेमीप्लेजिया, मोनोप्लेजिया भी बोला है, डाइप्लेजिया, सर्वांग, अब जो है अब आता है अपतंत्र। अपतंत्र को जब भी हम पढ़ते हैं तो तांत्रिक से कोरिलेट करते हैं, है ना। तांत्रिक कौन होता है? तांत्रिक अच्छा आदमी नहीं होता, बहुत खराब होता है, तांत्रिक होना बहुत खराब। दो सदी बता दूंगी, थोड़ी देर से बता दूंगी, सारा कुछ हो जाए जब कोई देर से ना, लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में बता दूंगी, है ना। तो तांत्रिक होना बहुत खराब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ गड़बड़ कर देता है तांत्रिक, बहुत खराब। तो वात का दोष होता है, तो वायु उद्गजे कुपितोरदम शिरा संकेत अंग, इतना मत याद करो। जब वात का प्रकोपित होता है तो कहां कहां आश्रित हो जाता है, ठीक है। निमीलिताक्षो निश्चेष्टा स्तब्धो वापि पूजितम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निमीलिताक्षो निश्चेष्टा ये लक्षण हमको कहां मिलता है? अपतंत्र को हिस्टीरिया कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अपतंत्र की हिस्टीरिया होता है ना, अपतंत्र को हिस्टीरिया या इसी को हम योश अपस्मार के नाम से जानते हैं। योश अपस्मार स्त्रियों में होता है ज्यादा, स्त्री पुरुष दोनों को होता है, लेकिन योश अपस्मार गलत नाम है। अभी गलत हो या कुछ हो, लेकिन बोला है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में आओ, कहीं एक जगह और पढ़ा है, किसी किसी ने एक ही माना, थोड़ा सा भी कंक्लूड करने वाली, इसको कंटिन्यू करें। निश्वास उच्छ्वास का छाप, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ आदृति मुक्ति आवृत्ति प्रमोदी कफान बातें दिया, ये शो अपतंत्र का। देखो होता क्या है, तांत्रिक हमने याद कर लिया। तांत्रिक जो होता है जब यज्ञ करता है तो बलि चढ़ाता है, किसी बलि चढ़ाता है, कबूतर की बलि चढ़ाता है, करता है ना। तो वापी कुंजति, आगे किसी और में पढ़ोगे आप, कबूतर के समान पूजन करता है। तो तांत्रिक जो होता है कबूतर की बलि चढ़ाता है, तो एक लक्षण याद हो गया। दूसरा, तांत्रिक बड़ा सा बिंदी लगाए हुए है, लाल लाल उसकी आंखें, आंखों एकदम से खुलेगा, तो क्या है, स्तब्ध करता है, फिर बंद कर लेगा, निमीलित करता है। तो निमीलित करेगा तांत्रिक, खोलेगा, गहरी सांस लेगा, निश्वास उच्छ्वास, गहरी सांस लेगा और कबूतर की बलि चढ़ा देगा, ठीक है। प्रच्छ्वास उच्छ्वास बहुत कठिनाई से सांस लेता है, नष्ट चेतना, ठीक है। स्वस्थास्यादृते मुक्ति, जब इसका दोष हृदय से मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है ना। उसमें दोष कौन सा होता है? कफवात होता है। एक बार कुपित वायु ऊपर की ओर जाकर हृदय से संग प्रदेश में प्रवेश करती है, उन्हें आक्षिप्त करती, नमा देती है, इतना यहाँ से जिससे नेत्र बंद होता है, चेष्टा रहित हो जाता है, स्तब्ध हो जाती है, आंखें कबूतर के समान पूछता है, श्वास गति बंद करता है, कष्ट से श्वास लेता है, चित्त रहित होता है। जब हृदय वात वेग से रहित होता है तो स्वस्थ हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वस्थास्यादृते मुक्ति आवृत्ते तु प्रमोहति, ऐसा और कहां मिलता है? अपस्मार में मिलता है क्या? चरक सिद्धि स्थान में आपको पढ़ाऊंगी, श्लोक नोट डाउन कर लो। हृदय मुक्ते नरा स्वस्थम यान्ति मोहाव्रते पुने, अब तानक के लिए चरक ने बुलाया, लिख लो। हृदय मुक्ते नरा स्वस्थम यान्ति मोहम व्रते पुनः, यान्ति मोहम व्रते पुनः। चरक जी ने सिद्धि स्थान में बताया है, अब तानक के लिए, अब तानक अपतंत्र के लिए नहीं बताया। वहां पर उन्होंने बोला है कि जैसे ही हृदय वायु के वेग से मुक्त हो जाता तो व्यक्ति अपने आप को पुनः स्वस्थ महसूस करता है, ठीक है। यदि मुक्ते स्वस्थम वाला श्लोक आएगा उनका है, बाकी सुषुप्त का क्या किसमें आया है? अपतंत्र में आया है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, मुक्ते आवृत्ते ही प्रमोहति करके आया है, कफयुक्त वात से होता है। अपतंत्र को हिस्टीरिया कहते हैं, तथा स्त्री पुरुष दोनों को होता है। ये अपस्मार गलत नाम है इसका, लेकिन पूछा गया एग्जाम में। बागभट्ट ने अपतंत्र, हाँ, तो बागभट्ट ऐसे आचार्य ने अपतंत्र कप्तानन अलग अलग नहीं बताया, इन्होंने अलग बताया, बागभट्ट ने एक ही माना है। तो बागभट्ट ने ही बोला है कपोतिन कुंजे, कबूतर के समान कुंजन होता है, ये बागभट्ट ने बताया। चरक ने भी दोनों को माना है अलग अलग, चरक का भी अलग है, अपतंत्र भी अलग है, तानक भी अलग है, चरक का तो शुद्ध का अलग है, बागभट्ट ने अलग अलग नहीं माना है, ठीक है। अब आता है मन्यास्तंभ। मन्यास्तंभ कैसे होता है? गर्दन हमारी कैसे जकड़ती है भाई? मन्यास्तंभ अगर किसी को हो जाए तो हम बोलते हैं अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब है। देखो अब हम क्या चीज पढ़ना शुरू कर दिए हैं? निदान स्थान, उसके बाद चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे। अब आपको यहाँ से दोष याद करना शुरू कर देना है कि कौन सी बीमारी में कौन सा दोष। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हमने याद कर लिया मन्यास्तंभ होना बहुत खराब है, गर्दन जकड़ जाएगी, इकट्ठा भी याद करेंगे। हाँ, बहुत सारी कुंजन है, लिखा दूंगी कभी एक आध बार आएगा तो क्या हो रहा है ना। तो दीवार स्वप्न, मन्यास्तंभ कैसे होता है? दिन में आप सो रहे हैं, आड़े टेढ़े सो गए हैं, कोई पीछे से बुला रहा है, एकदम से देख लिया हमने, पीछे मुड़ के ऊपर की तरफ देख लिया तो गर्दन जकड़ जाएगी ना, तो वही तो है दीवार स्वप्न। स्थान, ऊंची नीति शैया, विकृत शैया, ऊर्ध्व निरीक्षण, एकदम से ऊपर की ओर आपने देख लिया है तो क्या होगा? मन्यास्तंभ होगा। इसमें प्रकृति शायद श्लेष्मा आवृता, मतलब वात का इसमें दोष होता है। तो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इंपॉर्टेंट है। दीवार स्वप्न है ना, विकृत आसन, ऊर्ध्व निरीक्षण, एकदम से ऊपर देख लिया है। क्यों कारण इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अर्दित पढ़ने वाले हैं। अर्दित में क्या क्या चीजें आ रहा है? गर्भणी सूतिका, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अर्दित का। अगर गर्भणी सूतिका, बालक, वृद्ध या जिसका बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त का क्षय हो गया उसको अर्दित होता है। गर्भवती स्त्री, सूतिका, बालक, वृद्ध, क्षीण पुरुषों में रक्त का क्षय हो जाने से अर्दित होता है। उच्चे व्यवहार अत्यर्थम सारदा कठिनानीचा, जो व्यक्ति जोर से बोलता है, फेशियल पाल्सी का केस अच्छा आपने देखा था, वही है फेशियल पाल्सी ही है अर्दित। तो उसमें क्या हो रहा था? ऊर्ध्व निरीक्षण, ऊपर देख रहा था ना तो गर्दन जकड़ गई थी, लेकिन अर्दित कैसे हो रहा है? बहुत ऊंचा बोल रहा है, उच्च व्यवहार को बहुत तेज तेज बोल रहा है, ठीक है। अत्यंत बहुत ज्यादा बोल रहा है, अत्यंत कठिन पदार्थों को चबा रहा है। कठिन पदार्थों को चबाएगा तो जबड़े का मूवमेंट होगा ना, तो यही तो अर्दित होता है जबड़े में। मन्यास्तंभ इधर थोड़ी ना होगा, तो कठिन पदार्थों को चबाने से मन्यास्तंभ नहीं होता, वो अर्दित होता है। तो सिमिलर चीजें किसी में थोड़ा सा गौर करके पढ़ा दिया आपको, ठीक है। और बहुत ज्यादा हंसने से, हंसोगे चिक गुण प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो यही कहीं तो अर्दित होता है हंसने से। हाँ, और अर्दित का वो एग्जामिनेशन करते ना पेशेंट का, तो बोलते हैं कि मुंह फुलाओ,
अगर जिस साइड उसको पालसी है उस साइड नहीं फूलेगा, दूसरी साइड फूल जाएगा, ऐसा रहता है। एक आंख से पानी निकलता है ना, मुंह एक साइड से टेढ़ा हो जाता है ना, और यहाँ पे जो अपनी नॉर्मली ऐसे करते हैं ना तो लाइन दिखती है, जिस साइड उसको पालसी है ना उस साइड उसको लाइन नहीं दिखेगी, फ्लैट हो जाएगा। ये कुछ साइंस होते हैं उसके, है ना, दिखने के अर्जित के। ठीक है, आपने पेशेंट को खापिंग किया, आपने एग्जामिन किया होगा आज, है ना, तो सारी चीजों को बेस करके एग्जामिन करना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हंसने से, जमाई लेने से, बोझा विषम स्थान में सोने से। देखो विषम शय्यान अपनी विषम स्थान में सोने से अर्जित हो रहा है, और दीवार स्वप्न करने से मन्यास्तम हो रहा था, और यहाँ पे वही था, ऊंची नीति शैया आदि थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सिरो नासा चिबुक मत याद करो, वक्री भवती वक्रार्ध, उसका जो वक्रार्ध है, मुंह का आधा पार्ट है, वो कैसा हो जाता है, वक्र हो जाता है। ग्रीवा चक्य वक्ते, और ग्रीवा शारीरिक साइड से टेढ़ी हो जाती है सब में, तथा मुख आधा से टेढ़ा, और गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। सिर्फ चलती, सिर्फ घूमता रहता है, वाक संगुम से कुछ बोल नहीं पा रहा है, नेत्रादिनाम नेत्र विकृत हो जाता है। ग्रीवा चुगंता नाम तस्में पार्श्व वेदना, जहां पर होता है वहां उसको वेदना होती है। ठीक है, अब पूर्व रूप देखते हैं अर्जित का। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। केवल आपको फेशियल पाल्सी का पेशेंट इमेजिन करना है, और थोड़ा सा वैसे कि ज्यादा तेज बोलेगा, चबाएगा, कठिन पदार्थों को चबा रहा है, विषम स्थान में सो रहा है तो अर्जित हो रहा है। वक्री मति वक्रार्ध हो जाएगा, जहां हुआ है वहां पेन होगा, ना वाक संग हो जाएगा, नेत्रों से नेत्रों में विकृति आ जाएगी। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि रखने की जरूरत हो, कहीं पर रखने की जरूरत पड़ती है, जहां पे ना पड़े, जहां पे हमको नॉर्मली चीज समझकर याद होती है, वहां पे आपको रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम पूर्व रूप देखते हैं। अर्जित का पूर्व वैसे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कहां पढ़ा था हमने, वादरथ में। प्राग रूपो शीतले शून्य शीतले सभी परे, और क्या था, वैवर्णितोद सुक्ति गुरुत्व उस संबंधित करके पढ़ा था। नहीं अर्जित नहीं कह सकते, है ना, वो कुछ रहती है ना, डिस्फेसिया, डिस्फोनिया करके आवाज में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसी डिसीजेस भी होती है ना, वो वोकल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है ना, तो वो सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, तो उसमें अपने को कॉल देखना पड़ेगा, एक्सरे वेक्सरे करा के सारी चीज एग्जामिन करनी पड़ेगी ना, फिर नर्वस सिस्टम एग्जामिन, सिटी स्कैन करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर कोई हेमरेज वगैरह हुआ है ना, तो अपन बोल सकते हैं ना, तो उस टाइप की कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है उसमें। केवल बोलने से हम अर्जित को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोंगटे खड़े होंगे, जहां पर हमको फेशियल पाल्सी होने वाली है, मतलब पूर्व, तो यहाँ पर रोंगटे खड़े होंगे, बेपतु, वहां का पार्ट में कंपन होगा, है ना, वहां का पार्ट कंपन होगा, बेपतु ने तरल, वो सांस में थोड़ा सा पानी पानी दिखेगा, तो आप समझ लेना इसको जल्दी से, फेशियल पाल्सी का अटैक आने वाला। सेवंथ क्रेनियल में अगर प्रॉब्लम होती तो फेशियल पाल्सी होती है ना, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है। हाँ, ब्लॉकेज हेमरेज की कंडीशन भी पैरालिसिस हो सकता है, ब्लॉकेज हेमरेज मतलब ऐसा होता है, ये हमारी सेरिब्रल आर्टरी है, यहाँ पर कोई था ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ गया था, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो ब्लॉकेज भी हो सकता है। हेमरेज कैसे, अगर यही ब्लॉक हमारा टूट गया, हेमरेज हो गया, ब्लड हो गया, यही ब्लड आगे जाके किसी सेरिब्रल आर्टरी की जो माइनर ब्रांच है उसमें जाके फंस गया, तो ये एम्बोलिक में बन जाता है, ये हेमरेज हुआ, एम्बोलिक में बन गया। तो यहाँ पर एन्यूरिज्म क्या होता है, यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं आपकी आर्टरी में, है ना, ये बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, बहुत जल्दी बढ़ता है, तो बस्ट हो जाता है, बस्ट होगा, यहाँ का ब्लड कहीं जाके फंस जाएगा, है ना, तो वही हेमरेज ब्लॉकेज दोनों कंडीशन में पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। तो नेत्रादिना विकृतम हो गया था, रोमहर्ष बेपतु, ये इंपॉर्टेंट है, रोमहर्ष बेपतु नेत्र में अविलता होना पूर्व रूप कहलाता है। और क्या है, क्षीर से अनिवर्षाक्ष प्रसक्तम सक्त भाषिणाना सिद्ध्यक्तम गाढ़म त्रिवर्षम वेदना, असाध्यता का लक्षण बताया है कि 3 वर्ष का अर्जित जो है असाध्य होता है ना, तो ना सिद्ध्यर्जितम गाढ़म त्रिवर्ष वेदना से, है ना, क्षीर से निमिष, है ना, बहुत ज्यादा क्षीण व्यक्ति है, आज से निमिष का मतलब क्या लिखा एक बार देखिए, है ना, रुक जाने वाले इस प्रकार के वर्गित कहते हैं, क्षीण हुए नेत्रों को खोलने बंद करने के लिए रहित अश्वमेध पुरुष का गाढ़ रूप से उत्पन्न एवं 3 वर्ष का पुराना कंपन लक्षण पुरुष अर्जित को ठीक नहीं होता, ये असाध्य। फेशियल पाल्सी बताई है, इसी को हम ब्रेस्ट पाल्सी के नाम से जानते हैं। सेवंथ क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, अलग अलग आचार्य ने अलग अलग टर्म दिया हुआ है। अष्टांग संग्रह ने इसको एक आयाम बोला, संग्रह की बात कर रहे हैं, एक आयाम बोला है, एक आयाम मतलब हेमीप्लेजिया टाइप का बता दिया। हाँ बता रही हूँ, अष्टांग संग्रह ने एक आयाम बोला है। ठीक है, तथा लोक में इसको लकवा बोलते हैं। चरक ने मुखार्धतायुक्त पक्षाघात या मुखार्धघात बोला। चरक ने ऐसा बोला है कि तस्मिन मुखार्धेवा केवल स्यादितम, मतलब या तो ये केवल आधे मुख में भी हो सकता है या फिर आधे शरीर में भी हो सकता है ना, जैसे अष्टांग संग्रह बोले ना, अष्टांग संग्रह ने एक ही टर्म दिया, एक आयाम। चरक ने दोनों बोला, ऐसा भी हो सकता है या पूरा ऐसा भी हो सकता है, तो मुखार्धिक भी हो सकता है या मुखार्धघात भी हो सकता है ना, तो तस्मिन मुखार्धेवा केवल स्यादितम, पक्षाघात रोपणी, प्रसूत जल ठंडा पसीने को ठंडी हवा लगना आदि कई कारणों से चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए, इन्होंने वक्रार्ध बोला है, चरक ने मुखार्ध बोला है, अष्टांग संग्रह ने एक आयाम बोला है। ठीक है, क्या बोले, स्वेटिंग में हवा लग गई थी, नहीं वो ऐसा गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम बाहर सो रहे थे, एकदम से हवा लग गई थी तो हमको फेशियल पाल्सी या पैरालिसिस हो गया, वो हवा लगना बोलते हैं। हवा मानी लगती, वो क्या होता है कि एक तो ये कारण भी हो सकता है एकदम से बीपी बढ़ गया, है ना, दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी कारण से पहले बहुत पहले से क्लॉट था, धीरे धीरे बढ़ कितना बढ़ गया, एकदम से ब्लड सप्लाई बंद हो गई है ना, ये भी हो सकता है कि हेमरेज हो गया, एकदम से बस्ट हो गया हो, है ना, तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है उसमें, ऐसा नहीं वो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हवा लगती है, हवा नहीं, फीवर के कारण हो सकता है उनका बीपी एकदम से रेज हुआ है ना, ये भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण है। लेकिन पैरालिसिस का अटैक आने के बाद आपसे बात रिपीट करते हैं ना, तो वो नॉर्मल से भी कम हो जाता है, एकदम से बढ़ता शूट आउट करता है ना। और जो फेशियल पाल्सी आप बोल रहे हैं उनको लक्षण नहीं मिल रहे थे, वो इस कारण से नहीं मिलते, क्रोनिक पेशेंट में नहीं मिलते, इनिशियल में तो सारा मिलता है, जब लंबा समय हो जाता है तो नहीं मिलता, तो फिर ये चीजें भी रहती हैं, वो बहुत डीप हो जाएगा, अगर उस पर बात करेंगे मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, शायद हो ही नहीं पाएगा आज, थोड़ा सा चर्चा कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। क्या होता है उसमें, मतलब बहुत, हाँ बहुत तरीके के रहते हैं ये सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जो होता है ना, कहीं अगर एक इस आर्टरी में हो रहा है तो ग्रेजुअली डेवलप होगा, आज ये लक्षण है ना, तो डेवलप होकर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ में क्या है तुरंत डेवलप हो गया, बाद में खत्म हो जाता है, बहुत तरीके के होते हैं ना। चलिए गद्दसी को शुरू करते हैं। गद्दसी क्या होती है, पार्श्वी प्रत्यंगुली नाम तो कंडरा या अनिराधिका सत्तनम शेपा निग्रहात गद्दसी ईसा अस्वता। तो गद्दसी इसको हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के सियाटिका से। होता क्या है इसमें, पार्श्वी प्रत्यंगुली नाम, पार्श्वी मतलब एड़ी और वहां की अंगुलियों में वात दोष आश्रित हो जाता है और वहां की कंडरा में कुपित हो जाता है, जिससे सत्तनम शेपा निग्रहात, जिससे हमारा जो शक्ति है वहां पे आक्षेप हो जाता है ना, कान के प्रसारण में गति को रोक देता है, उसको हम गद्दसी बोलते हैं। तो एड़ी और प्रत्येक पादंगुली की कंडराएं जब वात से कुपित हो जाती है तो पैर को प्रसारण विसारण करने में प्रॉब्लम होती है। तो पार्श्वी वाला श्लोक पूछा जाता है किसका है, सुश्रुत का है, उच्चरक का है, स्फिक पूर्वा, इनका बड़ा अच्छा दिया है, स्फिक पूर्वा
कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रम, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का दिया बिल्कुल एसएलआर स्ट्रेट लेग राइटिंग टेस्ट में करते हैं। स्ट्रिक पूर्वा कटी पृष्ठ उरु जानु जंघा पदम क्रम गृद्धसी स्तंभ उक्तो गृह्यात स्पंदने में। इतना कठिन श्लोक याद नहीं होता तो हम बोलते इसको हम स्किप कर देते हैं। यही कोड है, एएस फॉर स्ट्रिक, के फॉर कटी, टी फॉर पृष्ठ। स्ट्रिक कटी पृष्ठ इसका एक क्रम है। उसके बाद क्रमशः उरु सीमर वाला रीजन, फिर जानु, फिर जंघा, फिर पद। ठीक है, समझ रहे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही मिलता है सियाटिका। सियाटिका में सियाटिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे हमारा पैर में ग्रद्धसी होता है वैसे ही हमारे हाथ में विश्वाची होता है, सेम कॉपी रहता है। विश्वाची में क्या रहता है, दोस्त यहाँ पर आश्रित होते हैं, यहाँ के तल पर होते हैं, वहाँ पे पाद तल में होते हैं। तो तलम प्रति अंगुली नाम, वहाँ पे पैर की अंगुलियों में, यहाँ पे हाथ की अंगुलियों में दोष आश्रित रहेंगे। कंडरा में, बाहु पृष्ठ में आश्रित होते हैं और इसके काम को क्षय कर देता है। तो बाहे कर्म क्षयकारी, बाहु के काम का क्षय हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विश्वाची बोलते हैं। समझ में आ गया? ग्रद्धसी में पैर का कर्म और बाहु कर्म क्षयकारी क्या होता है, विश्वाची होता है। कोष्ठक शीर्ष क्या होता है? कोष्ठक शीर्ष में दोष पूछा जाता है, कौन सा दोष होता है? तो हमने कोड बना लिया, वातो रक्त वर्ग। क्या वर्ग? शीर्ष पर किसको बिठाते हैं? इसके शगाल। शगाल के शीर्ष पर किसको बिठाते हैं? शगाल के जैसा मिलता है। तो शगाल के शीर्ष पर वर्ग को बिठाते हैं। दूल्हा बनाते हैं ना तो सियार के ऊपर बिठा के ले जाते हैं, घोड़े के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन याद कर लो शगाल के ऊपर दूल्हा बना के बिठा के ले जाते हैं, दूल्हे को बोलते हैं वर्ग। तो शीर्ष पर वर्ग को बिठाते हैं। वर्ग से हमको वातरक्त दोष याद हो गया। दूसरा शगालवत शोक मिलता है। कहाँ मिलता है? ये जानु के मध्य में मिलता है, याद हो गया। वाद शोणित दोष है, जानु मध्य घुटने पर होता है ना। महारुजा सिरा कोष्ठक, कोष्ठक पूर्वत स्थूलम, कोष्ठक मूर्धन। कोष्ठक मतलब होता है शगाल। ठीक है, तो जानु संधि में बात और रक्ति विकृति से उत्पन्न भयंकर पीड़ा, शगाल के सिर के समान मोटा शुद्ध उत्पन्न होता है, हम कोष्ठक शीर्ष बोलते हैं। खंज या पंगु क्या है? तो खंज जो होता है वायु प्रकोपित हुई कटी प्रदेश में, कटी प्रदेश में आश्रित होकर शक्ति की कंडरा को आक्षेपित कर देती है। जब मनुष्य खंज हो जाता है तब दोनों टांगों की कंडरा सिरा स्नायु नाड़ियों के बंद होने से पंगु हो जाता है। देखो एक टांग से होगा तो उसको हम खंज बोलते हैं, दोनों टांगों से होगा तो उसको हम पंगु बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खंज किसको बोलते हैं? एक टांग से रंगड़ा, और पंगु मतलब दोनों टांगों से नहीं चल पाएगा। ठीक है, दोनों में बात उसका इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट आता है कलाय खंज। कलाय खंज में कौन सा दोष होता है? दोष यहाँ पे कलाय खंज में कोई दोष नहीं बताया। तो प्रकामान देते यस्तु खंज निवे कलाय खंज विद्यात मुक्त संधि प्रबंधन, मतलब जो मनुष्य चलने के प्रारंभ में कांपता है। जैसे इसको लिथाइटिस में बोलते हैं मॉडर्न में। क्या होता है? पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट आपने देखे होंगे, शुरुआत में अपना स्टेप नहीं चल पाते, शुरुआत करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलते तो चलते जाते हैं, रुकने में फिर प्रॉब्लम होती है। रुकेंगे तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो फिर रुकेंगे। ऐसा होता है पार्किंसन डिजीज में। तो लगभग उसी के जैसा मिलता है कि शुरुआत में प्रारंभ में क्या होता है, कांपता है, कांपते हुए चलता है। इसमें क्या होता है? विद्यात मुक्त संधि बंधन, पाद संधियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। संधि बंधान विमुक्षित कहाँ मिला था हमको? संधि बंधान विमुक्षित, संधि बंधान विमुक्षित हमको कहाँ मिला था? पक्षाघात में मिला था, बिल्कुल। ठीक है, और ये कैसे होता है? एक प्रकार की खेसरी ढाल होती है, कलाए एक प्रकार की खेसरी ढाल होती है, उसको खाने से ये मिलता है। वात कंटक कैसे होता है? तो याद कर लो, एक कोड बना के इसी पेज को कंप्लीट करूंगी। तूनी प्रतुनी हम कल की क्लास में कवर करके सेकंड नंबर का चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो वात कंटक, कंटक कांटे कब लगते हैं हमारे पैर में? जब हम विषम भूमि पर चलते हैं, विषम भूमि पर चलते हैं तो कांटे लग जाते हैं। तो वात कंटक विषम भूमि पे चलने से होता है, ऐसा इसमें कोई दोष नहीं बताया। इसको स्पेन ऑफ एंकल, एंकल स्पेन बोलते हैं। वात कंटक कहाँ होता है? खुड प्रदेश में होता है, एड़ी में होता है। वात कंटक का साइट पूछा जाता है, एड़ी में होता है। कैसे होता है? विषम भूमि पर चलने से होता है। पाद दाह में कौन सा दोष होता है? केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, पूरब याद कर लो। पूरब को पैर में जलन है। पित्त रा रक्त बी फॉर वायु, पित्त रक्त वायु दोष है। पूरब याद हमने किया, पित्त रक्त मिश्रित वायु होता है। चलने के समय दोनों पांव में दाह होता है, तो नाम नहीं लिखा है, दाह इसमें होता है। ठीक है, पाद हर्ष, कभी कभी खुश होना बहुत खराब होता है, ज्यादा खुश हो लेते तो बाद में दुख भी होना पड़ता है ना। तो वात कफ, कफ और बात है हर्ष में, तो पाद हर्ष में वात कफ है, याद रखना। पाद दाह में पूरब को पाद दाह हो रहा है, यहाँ पे कफ और बात के प्रकोप से नष्ट के दोनों पांव में झुंझुनाहट होती है, हर्ष होता है। ठीक है, स्पर्श ज्ञान से रहित हो जाते से पाद हर्ष। अब वाहु क्या होता है? वृद्धि क्या था? पाष्टी प्रसन्न निगलाम था। विश्वासी क्या था? कलम तक्त अंगुली नाम और बाह्य कर्म क्षयकारी पड़ा। विश्वासी क्या होता है? अपवाहु क्या होता है? अंश प्रदेश, ये हमारा अंश है, स्कैपुला, अंश प्रदेश इसको बोलते हैं। वहां पर दोष स्थित होते हैं स्कंध में, अंश में दोष आश्रित होंगे, अंश प्रदेश को सुखा देंगे, इसको सुखा देंगे तो हम अपवाहु को बोलेंगे। यहाँ पर दोष होगा, काम नहीं कर पाएगा हमारा हाथ, तो उसको हम विश्वाची बोलते हैं ना। तो अपवाहु में अंश प्रदेश में वायु अंश संधि के बंधनों को ढीला कर देती है, अंश शोष उत्पन्न करती है ना, और प्रदेश के सिराओं का संकुचन करके अपवाहु को उत्पन्न करती है। अंश देश स्थित वायु शोषित्वा संपन्नम सिरा आकुल तक जनक अवाक्कम। ये बाधिर क्या होता है? बाधिर में कौन सा दोष होता है? तो वात कफ दोष होता है। बहरा होना बहुत खराब, कोड क्या है? बहरा होना बहुत खराब। तो वात कफ इसमें दोष होता है। इतना ही पूछा जाता है। जब शब्द वश होता है, शब्द वश होता है, उसमें वात और कफ दोष आश्रित हो जाएंगे तो हमको सुनाई नहीं देता है, इसको बाधिर बोलते हैं। इसके बाद में कल पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं मैं। दोष तो केवल हमने पढ़ा था मैड, मैड होना बहुत खराब, पागल होना बहुत खराब। एफ फॉर मन्या स्तंभ, ए फॉर अपतंत्र, डी फॉर दंडापतानक, इन सब में वात कफ दोष था। बाकी हमने सब में वात पढ़ा था। जैसे आक्षेपक में वात था, अपतानक में वात था, दंडापतानक में था, अनुग्रह में वात था, धनुष स्तंभ में वात था। ठीक है, और बाकी इसमें हमने मैड पढ़ लिया। बाकी पर्टिकुलर मैं आपको याद कराते आ रही हूँ, है ना, कि क्या बोलते हैं, पाद हर्ष में क्या है, पाद दाह में क्या है ना, कोष्ठक शीर्ष में क्या है, पर्टिकुलर हमने याद कर लिया था। थोड़ा सा बचा है, कल इसको कंप्लीट करके कल हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट ही हो जाएगा। आज थोड़ा सा मॉडर्न कोरिलेशन पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए अपन इसको साथ साथ, क्योंकि आपको कांच के सामने ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है कि मतलब पढ़ाया जाएगा अपन मतलब चरक के साथ एक बार और बात होगी, लेकिन वो यहीं पे फिनिश कर देंगे ना। इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट लिख लिया करो, है ना, किस कारण से, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन जो हमारे आयुर्वेदा से पक्षाघात है, अर्दित है ना, वृद्धि सियाटिका कौन सा टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा साथ में मॉडर्न भी होता जाएगा तो सही रहेगा। बाकी हम पढ़ेंगे।